नमस्कार। माफ़ी चाहती हूँ, मशीन से रिश्ता अच्छा नहीं बन पाया है, तो बहुत वक्त लगा इसको संभालने में और मुझे तो लग रहा था हो ही नहीं पाएगा, पर चलिए किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ तो हो गया है। अब ये लाइट मुझे परेशान कर रही है। सबसे पहले अर्पण कुमार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपने इसरार नहीं छोड़ा और आखिरकार मुझे इस मंच पे बुला ही लिया। और आप देखिए मैं क्यों घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी मैं खुश ज़रूर हूँ जब ये वक्त ऐसा है कि यही ज़रिया है साहित्य से, साहित्यकारों से, पाठकों से जुड़ने का। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं ये मौका लूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा दिमाग उड़ गया इसकी कोशिश में, लेकिन मैं अपने को फिर से समेटती हूँ, बोलती हूँ। रेत समाधि पे आज का कार्यक्रम तय हुआ है। रेत समाधि जो मेरा पिछला उपन्यास है, और मैंने पहले सोचा था उस पर सीधे सीधे कुछ रचना प्रक्रिया अपनी बताऊंगी और फिर पाठ करूंगी, लेकिन फिर मैंने तय किया कि नहीं, मैं कुछ साहित्य को लेकर अपने कुछ ख्याल आपके साथ साझा करूंगी और तब पाठ करूंगी। तो एक छोटा सा वक्तव्य है, मैं पढ़ूंगी आपके सामने। सीधे सीधे रेत समाधि पर नहीं बोलूंगी, बल्कि इतने बरसों में साहित्य के संग रहकर जुड़कर जो सूझ मुझ में पनपी है, जिसमें कुछ ने मुझे प्रेरित किया, कुछ ने परेशान किया, उसका आपसे साझा करूंगी। हाँ, ये भी कि रेत समाधि उपन्यास एक लंबे अरसे तक चला है। 7 या 8 बरस मुझे लगे उसे लिखने में, और जाहिर है मेरे साहित्यिक बरसों का हासिल उसमें रचा बसा होगा। पढ़ती लिखती रही, और जिसने मुझे विस्मित किया और आनंदित भी, वो था साहित्य का विशाल फलक। विशाल क्या, अनंत फलक। क्या कुछ नहीं मुमकिन यहाँ, या यूं तक कह दीजिए कि सब कुछ मुमकिन यहाँ। साहित्य एक खुली जगह और खाली जगह, जिसे तरह तरह से भर रच सकते हैं, आजाद भ्रमण कर सकते हैं। शिल्प, शैली, कथा, यथार्थ, कल्पना, काल, रफ्तार अपने को निरंतर अनगिनत तरीकों से आजमा सकते हैं। फिर क्यों कोई बताए कि इस बंदिश में रहो, इस तरह से रचो और इस पर रचो। हम निकल पड़ेंगे, और यात्रा की बढ़त और नए रास्तों का खुलना हमें भी चमत्कृत करेगा। भटकन आप कह सकते हैं। नामवर जी ने एक दफा मेरे तरीके को इंगित करते हुए एक शेर सुनाया। हो सकता है कोई तंज का पुट भी रहा हो, पर स्नेही भी थे, और मेरे लिए ये पंक्तियां प्रेरणा भरी हुई। याद से दोहरा रही हूं। दयारे फन में जहां मंजिलें भी फर्जी हैं, तमाम उम्र भटकने का हौसला कीजिए। मुझे रुचता है, मैं भटकने को तैयार हूं और निकल पड़ती हूं हर कृति के साथ, किसी बिंदु से शुरू करके। ये बिंदु कहां से आता है, और क्या इसके चुनने में मेरा कोई हाथ नहीं? इस सवाल का जवाब मैं यूं देना चाहूंगी, प्रसिद्ध कवि और चिंतक ए.के. रामानुजन के कथन से। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, "You do not choose to pursue your poems. You put yourself in a place where they happen to you." यानी मैं अपने आप को एक ऐसी जगह में रख देती हूं जहां मन खाली, खुला, निष्कवच, समाधिस्थ, उपलब्ध हो सके,
ताकि रचना खुद मुझ तक टहलाए, मुझ में अपने को स्थिर करे और हम मिलकर उसका वजूद उभारें। सुनने में लग सकता है ये बिल्कुल अराजक तरीका है, मगर सो है नहीं। बात अपने को खुला और खाली छोड़ने की है और हवाओं को खुद ब खुद अपने तक आने देने की और गहरे भीतर से उठती तरंगों को भी उठने देने की। ये हवाएं क्या हैं आखिर? वे विस्तृत भाव, विचार, असरात जो तरफ तरफ से कालांतर से भी मुझ में घुमड़ते हैं। वे कल, आज और कल से उठते यथार्थ और कल्पना के मिश्रण हैं। उनमें समाज है, व्यक्ति है, खिलवाड़ है, गांधीर्य है। और जब इनमें से उठकर कोई बिंदु स्थिरता से टिक जाता है, वहां मेरा कलम चल पड़ता है। मेरी रचना प्रक्रिया भटकाव से पहचान की है, उस पहचान के साकार की है। कृति इसी में बनती चलती है, निरंकुश बढ़ते हुए। पर असल में ये निरंकुश नहीं है। मेरा साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, कलात्मक विवेक इसे गाइड करता चलता है, असंतुलित व फूहड़ होने नहीं देता। यानी मेरी कोशिश ऐसी ही रहती है। कृति संभलते लड़खड़ाते खड़ी हो जाएगी या गई लुढ़क, ये जोखिम उठाना पड़ता है, जो रचना कर्म का अनिवार्य जोखिम है। यहां मुझे कुछ ऐतराजों का जिक्र जरूरी लगता है। मुझे उन पाठकों, आलोचकों से परेशानी है जो साहित्य की केवल सामाजिक बल्कि समाज शास्त्रीय परख ही करते हैं। वे साहित्य और समाज दोनों को सीमित करते हैं। न साहित्य उतना ही, न समाज उतना ही। एक बड़े बाहरी मुद्दे में महदूद और उसके सिर्फ बाहरी तौर पे मुखर विवरण में समाप्त। ऐसी नजर रखने वाले इसी से जोड़कर और भी सीमाएं निर्धारित करने लगते हैं कि प्रासंगिक मुद्दा हो, स्पष्ट हो, आसानी से संप्रेषित हो। इस नजर के चलते मुद्दा भी सीमा में बंध जाता है और बाकी सब कुछ, कथा, भाषा, शिल्प और शैली और निरे वे तत्व जो एक रचनात्मक कृति को बनाते हैं, बस जरिया हो जाते हैं उस मुद्दे या विषय को समझाने। और कृति बस वो विषय हो जाती है। विषय न परिभाषित कर पाए तो साहित्य समझ नहीं आता, कृति कृति नहीं रहती। विषय और सरल संप्रेषण की अपेक्षा दूसरी कलाओं से इस तरह नहीं होती कि संगीत का विषय क्या है, या चित्रकला का, या नृत्य का आदि। जो बात मेरे हिसाब से याद रखने वाली है वो ये कि सब कलाओं में सब कलाओं का समावेश है और हर तत्व उस कृति के निरे और तत्वों में एक होता है। यहां मैं बात उठाना चाहूंगी शब्द की। अगर नृत्य भंगिमा से है और संगीत ध्वनि से और पेंटिंग रंग से, तो साहित्य शब्द से है। मगर शब्द इतना अधिक हमारे रोजमर्रा के जीवन व्यापन का अंग है कि उसके प्रति हम हद से ज्यादा सहज हैं, लापरवाह भी। उसे अमूमन बस उसके फौरी मतलब का वाहन बना देते हैं। व्यंग करूं, शब्द को लेकर हम बड़े मतलबी हैं। समझने वाली बात यह है कि शब्द को सिर्फ उसके मतलब से जोड़ना उसके लिए केवल बौद्धिक समझ और संवेदना दिखाना है, जबकि उसकी भी दरकार है एक ऐन्द्रिक समझ की। शब्द की एक स्वतंत्र गरिमामय उपस्थिति है, परिपूर्ण व्यक्तित्व है जिसे महसूस किया जा सकता है, ना कि उसे बस उसके मतलब में सिकोड़ के रख देवें, वो भी उसके सरलतम मतलब में। न शब्द को हल्का करें, न मायने को। साहित्य सिखाता है, अगर हम तैयार हैं, जिन निरे तत्वों में शब्द उसासे ले रहा है उनका सुख लेना, उन्हें सोखना। यहां मुझे आनंदवर्धन की कही कुछ बातें याद आ रही हैं। वे कहते हैं, ध्वनि काव्य की आत्मा है। ध्वनि सिर्फ प्रतिध्वनित करती है,
मार्ग निर्देश नहीं करती, अर्थ का स्पष्ट उद्घाटन नहीं करती। न सिर्फ इतना, वे ये भी कहते हैं कि काव्य का असल तत्व है उसका अस्फुट स्फूर्तिकरण, टेढ़ा रास्ता, इनडायरेक्शन को वे केंद्रीय गुण मानते हैं। ये सब मैंने रंग कर्म के अपने अनुभव से भी समेटा है, जहां शब्द निरे और तत्वों के संग चलता है, दूसरे कलात्मक तत्वों से भी अभिव्यक्ति होती है, कभी तो शब्द को गैर जरूरी बनाते हुए। रंग, चुप्पी, ध्वनि, शब्द का भीतर और उसका घेरा, ये उसके रूप को बनाते हैं। फिर दोहरा दूं, सब कलाओं में हर कला का समावेश है और वे मिलकर कृति को सार्थक व सुंदर बनाते हैं। तो ये था संक्षेप में वो जोड़ जमा जिसने मुझे लिखना सिखाया, और मैं कहूँगी पढ़ना भी। कोई जल्दी नहीं, विषय क्या है सबसे बड़ी बात नहीं और अकेली बात नहीं। चाहे लिख रही हूँ या पढ़ रही हूँ, एक नए संसार में उतरने की उत्सुकता लेकर शुरू होना चाहती हूँ। कृति अपनी शर्तें बनाती है, बताती है, और मैं उन्हें मानते पहचानते पढ़ना चाहती हूँ, और तब जाकर कृति अपना हुनर दिखलाएगी, सार्थक होगी या नहीं दिखलाएगी, असफल रहेगी। रेत समाधि रचने के लिए मेरी मानसिक जमीन इस तरह तैयार हुई। शुरुआती बिंदु एक पीठ थी। संयुक्त परिवार की बूढ़ी माँ, दादी अभी अभी पति को खोकर बिस्तर पर पड़ी, सबकी तरफ पीठ किए। पीठ पहली सीमा थी जिसने मेरे लेखक को उकसाया। यह जीवन से मुंह मोड़ लिया है या कोई सीमा लांघने की तैयारी है। बूढ़ी किरदार ने सीमा लांघी, पारिवारिक अपेक्षाओं को लांघा, उम्र की दरकार को लांघा, जीवन में अपनी देह में फिर से लौटी और उस लौटने में पुराने को भी नए सिरे से रचा। सीमा लांघने का खेल यूं शुरू हुआ, फिर निरी सीमाएं जो आईं अपना अतिक्रमण करवाती गईं। उम्र, लिंग, देश की सीमाएं, भाषा ने अपना रुख अख्तियार किया, अंदाज़े बयां ने अपना, उपन्यास ने अपनी शर्तें कायम की, जिनके अंतर्गत ये सब होता चला। शुरू जो पीठ, परिवार और घर से हुआ, उसमें कितना कुछ आता चला गया, निजी सामाजिक हो गया। अभी इतिहास से बना घर और संसार की दूरी कथा ने पाटी। बकौल एक फ्रेंच फिलोसोफर के, जिन्होंने रेत समाधि फ्रांसीसी में पढ़ी, ये उपन्यास जीवन का उपन्यास है। छोटे भी बड़े भी उद्धरणों के मार्फत जीवन और सत्य को बरतता। उनके लफ्जों में ये दर्शाता है the ways of the people, how people manage with life and death. Reading this is a pilgrimage in the world. तो बस निरे किस्से, कहानियां, निरे किरदार इस उपन्यास में जुड़ते बिछड़ते हैं। ब्यौरे आते हैं जो कहीं और भी दर्ज हैं, पर वे ब्यौरे भी तो हैं संसार में जो दर्ज नहीं होने पाए। उनकी गवाही देने को इंसान आते हैं तो दरवाजा, सड़क, पेड़, कुत्ता, कौवा, तितली भी किरदार बन के आते हैं। ये इत्तेफाक है कि अभी कल ही मेरे अंग्रेज प्रकाशक ने, जो रेत समाधि का तर्जुमा अंग्रेजी में छापने वाले हैं, उन्होंने उसको ट्रांसलेशन को फाइनल किया और अभी पूरा पढ़ा और मुझे लिखा, माय फेवरेट कैरेक्टर इज द क्रो। तो ये है पुस्तक, ये उसका थोड़ा सा मैंने आपको उसकी किस तरह से वो शायद उसमें मैं आई हूँ उसको मैंने लिखा है, ये बताया। और अब मैं कुछ अंश उसमें से पढ़ूंगी। अफसोस ये कहानी नहीं है कि मैं पूरी पढ़ जाऊँ, और बड़ा उपन्यास है, तो मुझे
टुकड़ों से ही अपनी कुछ कोशिश करनी होगी कि आप तक इसका कुछ मज़ा पहुँचे, आनंद पहुँचे, इसका कुछ सार पहुँचे। इसमें बहुत से मुझे लगता है अहम कहानियाँ और किरदार हैं। बेटी बेटे की भी कहानी है, कौवे की भी कहानी है, रोज़ी एक किन्नर की कहानी है, और मुख्य किरदार तो अम्मा हैं ही। मैंने ज़्यादातर जो टुकड़े चुने हैं वो अम्मा के ही इर्द गिर्द हैं, ताकि कुछ तफसील समझ में आए उनकी और इस पुस्तक की। तो अब मैं कुछ छोटे, कुछ उतने छोटे नहीं, अंश आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहले शुरू के कुछ पन्ने। एक कहानी अपने आप को कहेगी, मुकम्मल कहानी होगी और अधूरी भी, जैसा कहानियों का चलन है। दिलचस्प कहानी है, उसमें सरहद है और औरतें जो आती हैं जाती हैं आरम पार। औरत और सरहद का साथ हो तो खुद ब खुद कहानी बन जाती है, बल्कि औरत भर भी कहानी है, सुख बुगी से भरी। फिर जो हवा चलती है उसमें कहानी उड़ती है। इस किस्से में 2 औरतें थीं। उन औरों के अलावा जो आईं और चली गईं, या वे जो बराबर आती जाती रहीं, और वे भी जो लगभग लगातार रहीं पर बहुत अहम नहीं थीं, और उनका तो अभी जिक्र ही क्या जो औरतें नहीं थीं। अभी ऐसा कि 2 औरतें अहम थीं और उनमें से एक छोटी होती गई और एक बड़ी। 2 औरतें थीं और एक मौत। 2 औरतें एक मौत क्या खूब जमेगी, मिल बैठेंगे जब साथ हम और वे। 2 औरतें, एक माँ एक बेटी, एक छोटी होती एक बड़ी होती। एक हंसकर कहती कि मैं दिन प्रतिदिन छोटी आ रही हूँ, दूसरी दुखी होती पर न कहती कि वो देख रही है वो रोज बुढ़ा रही है। माँ ने साड़ी पहननी छोड़ दी कि आधी से अधिक कमर में खोसनी पड़ती है और पेटीकोट रोज ऊंचे कराने पड़ते हैं। पर क्या छोटे होने में बिल्लियों वाली सिफत आ जाती है कि आप जरा से सुराख में खुद को घुसा लें और निकल जाएं, सरहद छेद लें और फिसल लें बीच से, अदृश्य हो पाने के करीब तक की क्षमता दिखा डालें। यही कारण रहा होगा कि माँ उस सरहद के पार निकलने की भी ठान सकी, जबकि बेटी बस बुढ़ाऊ चिंता में ग्रसित हुई कि बुढ़े फंसे। मगर हो सकता है छोटी औरत निर्दोष थी जब वो अपना कोई जुर्म मानने से इनकार करती रही, चाहे कानूनी इजाजत की गल पे या नाम वाम की बहस में या चोरी के आरोप पे। उसकी दलीलें समझ न पाने वाले उसे पागल मान बैठे, या शायद शातिर कि जान समझ के बरगला रही है। बोली कि खाते थे कि नहीं आदमी अरहर और औरतें केसारी, तो बेखतर बोली सही हो गया। पर निडर घूर दो तो क्या सीमा के पहरेदारों को बात समझ आ जानी है? ये सीमा पार है, वे घुड़के। उसने ठहाका लगाया कि जो करो वही सीमा पार, तो कुछ करे ही नहीं। नहीं, उन्होंने सख्ती से कहा, और इतना जाहिर जपट कोई नहीं कि जाने ना ये बात। बकरियां गायें तक जान जाती हैं किधर न भटको। ना आपके चश्मे का नंबर ऐसा गड़बड़ कि देख न सकी हूं, तो माफी कैसी? माफी मांग कौन रहा है? उनकी हंसी गरजी। बड़ी होती बेटी रो पड़ी, और देखने को बस यही है कि हमने भी कुछ देखा है, हमारा चश्मा कभी लगाओ। उसने एक ख्वाहिश की थी कि गिरे तो मुंह के बल नहीं, गोली जिधर से भी आए और जहां भी लगे वो सीधी सतर पीछे को जाएगी और आंखों में आसमान घेरती हुई जमीन पर लेट जाएगी। करने दो प्रैक्टिस मुझे, वो बेटी से बोली। उन्हें हिचकियां आनी शुरू हुई थी, आती चली गई, और बेटी दुखी मिटी न होती तो शक करती कि असली है कि नकली। पानी से नहीं थमने की, पीठ पर घूसा लगाओ, उन्होंने आदेश दिया। घूसा जोर से नहीं लगता तो दौड़ती आओ और दम से लात मारो, कभी पीठ पे, कभी पेट पे, कभी अगल बगल, और मैं गिरूं पर पीठ पर। आंखें खोले, माथा ऊपर, तब हिचकी रुक जाएगी। अजीब नुस्खा था, पर माँ की बात मानती रही थी बेटी, सो दिए दनादन, दन दन, किक पर किक, और इस नए खेल में धड़ाम धड़ाम माँ गिरा की। थोड़ी सी हाहंत के बाद देखने वाले भी हंस पड़े
कि इस बूढ़ी बुढ़रिया के क्या कहने। बेटी को माँ ने बता दिया तैयारी रखनी चाहिए। बहरदौर कहानी का अंग ये बना कि गोली आई थी, पर तब तक माँ मन माफिक गिरने की माहिर हो चुकी थी। गोली आई और छेद करती निकल गई। कोई भी दूसरा मिट्टी में मुंह साने लौट जाता, पर माँ पीछे कोचली जो कलाबाजी लगाती, आसमान ऊपर लिए और फतेह के अंदाज में धरती पर लेट गई, शान से आन से, मानो आरामदेह बिछोने पर। मौत को अंत मानने वालों ने इसे अंत जाना, पर जो जानते थे कि अंतवंत नहीं है ये, एक और सरहद लांघ गई है वो। इसलिए किस्से को यहाँ शुरू करने में कोई हर्ज नहीं, या जिस तरह से कर रहे हैं वो वाजिब है। इस सब के पहले एक मौत हो चुकी थी, एक आदमी की, जिसकी औरत ने उसकी छड़ी से इनकार कर दिया। वो आदमी इसी माँ के पति थे और पिता इसी बेटी के। यूं लगा कि मरणोपरांत भी पालक चालक वही हैं, और ये कि वे मरे हो या नहीं, उनकी पत्नी हर सूरत में मर गई हैं। इस तरह वो अपने कमरे में पड़ी रहती। उनका कमरा घर के एक कोने में, मियाँ बीवी का बिस्तर, जाड़ों के दिन मोटी रजाई गिलाफ वाली, हॉट वाटर बोतल, ऊनी कंटो, खूंटी पर टंगी छड़ी, प्याली अभी भी बिस्तर किनारे तिपाई पर बिन पानी के, जिसमें वे जब थे अपने दांत रात में डाल देते, सुबह उठाते, फिर छड़ी। बाहर दांत किटकिटाती ठंड, भीतर दांत किटकिटाती माँ। सिकुड़ी गठरी सी पल दर पल और सिकुड़ती हुई, विशाल लिहाफ में कहीं अपने होने का भ्रम सा संकेत देती हुई। गठरी पहले पलंग के इस तरफ थी, फिर सरक गई, कभी जरा ऊपर, कभी नीचे, कभी उधर। क्या किसी अमकाब में कि अंदाजना शुरू तो करूं कहाँ कहाँ फैल सकती हूँ, या बस उनसे मुंह फेर रही थी, पीठ उनकी ओर करती, अपने बच्चों कच्चों की ओर से, और इस उपक्रम में दीवार की तरफ खिसकती गई कि अपनी 80 से कुछ कम की सारी ताकत इसी में लगा दे कि जे कैसे दीवार में घुस सके। दीवार जिसकी भूमिका खासी है इस कथा में, जैसे दरवाजे की भी, जिसके पार जाना होता है, इस पार से उस पार और उधर से इधर, बारंबार और सदियों से, इसलिए चिरकाल से चिरकाल तक। बस सीधी सी सादी सी ईंट सीमेंट की पिलियाहट लिए सफेद पुती मध्यवर्गीय दीवार थी। छत, फर्श, खिड़की, दरवाजे को संभाले, पानी के पाइप, बिजली के तार, केबल शेबल का जाल भीतर बिछाए, पूरे घर को दीवारी लिफाफे में तहा के सहेजने वाली दीवार। ऐसी दीवार जिसकी तरफ अभी 80 के इस तरफ की माँ सूत दर सूत बढ़ती जा रही थी। ठंडी दीवार, जाड़ों के उन दिनों में, और जरूर छेदग्रस्त जैसी साधारण दीवारें हो पड़ती हैं। जो कभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता वो ये कि दीवार का उसे अपनी तरफ ऐंचना ज्यादा दम रखता था, या परिवार को पीठ दिखाने की उसकी चाह। बस माँ दीवार की ओर होती गई और उसकी पीठ अंधी बहरी होती गई और खुद एक दीवार बन गई, उन्हें अलगाती जो उस कमरे में आते उसे उकसाने फुसलाने कि उठो अम्मा। नहीं, मैं नहीं उठूंगी, गठरी लिहाफ में ढुकी बुदबुदा देती। नहीं, अब तो मैं नहीं उठूंगी। इस वाक्य ने उन्हें हिला दिया और बच्चे और जिद करने लगे। वे डर जो गए। हाय उनकी अम्मा, पापा गए और उसे भी ले गए। सोती मत रहिए, उठिए। सोती रहती हैं, पड़ी रहती हैं, आंखें मूंदे, पीठ करके कानाकोसी चलती। पापा थे तो हरदम उनकी देख रेख में, फुर्तीली, मुस्तैद, लाख थकन हो तो भी चूर चूर होते जाने के चूरे में व्यस्त, जीवंत, खींचती, खफाती, संभालती, फफाती, सांस पर सांस चलाती, क्योंकि सभी की सांस उसी से चलती, सभी की सांस वो चलाती। और अब कि नहीं उठना मुझे, जैसे पापा ही जीने का मकसद थे। गए तो गया। नहीं अम्मा नहीं, बच्चे हट करने लगे। बाहर देखो, धूप खिली है, उठो, उठाओ, छड़ी टंगी है, चूड़ा खाओ, मटर पड़ी है। नहीं, मैं नहीं, नहीं नहीं, माँ पुनमुना जाती। थकी बेचारी, अकेली हारी, उसे उठाओ, उलझाओ, उसका मन लगाओ। अकूत दया उनमें गंगा जी की तरह बहती और माँ की पीठ पर लहर जाती।
क्या माँ ने सोचा होगा कि उसे जिलाने की बच्चों की कोशिश उसे दीवार में घुसा रही है? क्या ऐसा था? कमरे की तरफ पदचाप आती और वो पीठ कर लेती, दीवार में सटने लगती, मरती जाती। आंख नाक बंद, कान ठप, मुंह सिला, मन सुन्न, अरमान नदारद, बखेरू उड़ उड़। पर बच्चे भी ढीठ जुटे रहते, पीठ पर आंख नाक कान उगा दें कैसे? बाटी बघार दस्त की कहकर। वही किच किच कचाया, वही चूल्हा लकड़ी आटा। नहीं नहीं, वो दोहराती जाती। अब नहीं उठूंगे। चंद शब्द जिनमें बच्चे घबरा रहे थे, मां मर रही थी। शब्द शब्द होते क्या हैं जी? ध्वनि जिसमें वे अपने मतलब झुला देते हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, अपनी राह निकल लेते हैं। मरते तन और मन के अवसाद से उपजे अपने मतलब का उलट मतलब पकड़ लेते हैं। बोया बीज खजूर का, खिला वहां गुड़हल। अभी नहीं उठूंगी कि डर और मर से कौन खेल रहा था? यांत्रिक ये शब्द तांत्रिक हो चले और मां कह वो रही थी, पर वो था कुछ और या हो गया? इच्छा या बेमकसद लीला? नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगी। अब तो मैं नहीं उठूंगी। अब तो मैं नहीं उठूंगी। अब तो मैं नहीं उठूंगी। अब मैं नहीं उठूंगी। अब तो मैं नहीं ही उठूंगी। तो ये शुरू के कुछ पन्ने। थोड़ा मैं आगे से अब सुनाऊंगी। इन्हीं माँ का पोता है सिड, उसके साथ का एक ये सीन है। और मध्य वर्ग हिंदू परिवार में जिस तरह भगवानों का सारे में डेरा है, उसको लेकर स्नेहमय व्यंग थोड़ा मज़े मज़े से लिखा है, थोड़ा मध्यवर्गीय परिवार के। और नौकर चाकर जिस तरह से हैं, वो जैसे उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, उनकी जो भूमिका होती है, वो सब इसमें आपको उनकी झलकियाँ मिलेंगी। बातों का सच ये है, ये माँ जो है बड़े बेटे के साथ रहती हैं। बड़े बेटा अब रिटायर हो गया है, उसको अब घर छोड़ना है, तो ये अब घर में पैकिंग वगैरह शुरू हो गई है और जल्दी ही अफसर अपना घर छोड़ देंगे। बातों का सच ये है कि सारे पहलू एक संग नहीं खुलते, सब पता भी नहीं होते। घर को सरकार को वापस थमाना और जो अब तक वहां जमे थे उनका विस्थापन दिनों दिन चलता है। नल टपटपाने लगता है जैसे जिद में कि अब तो प्लम्बर बुलाओगे नहीं, कुछ दिन काहेली करने। टीवी गीजर जवाब देने लगते हैं जैसे भान के कि उठ लेना है तो कौन चलने की जहमत उठाए। मौसम दूसरा आ पड़ता है, मगर होता वही है जो पिछले साल आया था और दरमियानी दिनों में हवाखोरी पे निकल गया था। मकड़ियां अलबत्ता झल्लाई घूमती हैं कि जिन वस्तुओं पर अनंत काल से सूत काट के लपेट रही थी, वो वस्तुएं उनके पांव तले से जमीन की तरह खींच ली जा रही हैं और वे धराशायी होने के डर से अपने निरे पांवों से पित 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 पितर 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 इधर उधर दौड़ पड़ती हैं। इसी से साबित होता है, वे एक दूसरे से कुड़ कर कहती हैं कि गांधी की इस वक्त में कोई वक़्त नहीं, और इतनी महत्वपूर्ण बात भी पूरी नहीं कर पाती कि उन्हें भी ट्रकों पर बेदर्दी से पटक के चढ़ा दिया जाता है। मतलब मकड़ियों को भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर खाली किया जाता है तो दिल जो झूमने लगता है वो है धूल का। जहां चाहो घुस लो, जहां चाहो मोटी तह जमा दो कि तख्ती बन जाए जिस पर लिखें। चेहरों मुहरों पे भी अपना निजाम बरसा लो। मगर माँ के कमरे से उसे झाड़ पोंछ के अभी भी निकाल दिया जाता और भगवानों से दूर कर दिया जाता। इन दो को छोड़कर हर चीज डावाडोल थी आजकल। खाना पीना, उठना बैठना। खिचड़ी पराठे की लड़ाई नियम से उठ के आदत से रिवायत की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उस दिन अमेरिकन सेंटर के तत्वावधान में क्रिकेट मैच होना था। एक तो अमेरिका को क्रिकेट खिलाना, दूसरा अमेरिका तो अमेरिका, जहां लक्ष्मी इस देश की सारी पूजा प्रार्थना ठुकरा के चली गई थी, तो सिड और उसकी टीम ऊंचा उड़ रहे थे। जल्दी से मुझे कुछ नाश्ता दे दो, वो नहाकर आंधी की तरह रसोई में गया और मैं भागूं तो वहां सुशीला शीश नवाए गुड़हल का फूल चढ़ाए माँ काली की आराधना कर रही थी। 2 पल सिड रुका,
फिर चरखी की तरह फेरा मारा और बाहर के खुले दरवाजे से कंठेराम को आवाज देने को कदम बढ़ाया। मुंह खोला ही था कि सर्वेंट क्वार्टर से कंठे के स्वर लहराए, ज्वाला कराल मृत्यु ग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातुनो धीते भद्रकाली नमोस्तुते। मारे गए। ये तो अभी एक पैर पे खड़े होंगे और पूजा पूरी करके सिर पे, और लीलावती सूजे पैर दिखाने लगेगी कि भैया जी देखिए कितना दर्द होता है और एक कदम नहीं चल पाती, बस यहीं बिस्तर से बंध गई हूँ। तो मॉम, सिड ने टंकार लगाई, जिस पर तौलिया कमर पे लपेटे बड़े ताजे ताजे गुसल से निकले, तांबे की बड़ी सी लुटिया में गंगा जल लिए किचन के पीछे तुलसी चौरा की तरफ जाते मिले। तुलसी पे और सूर्य पे जल चढ़ाने निकले। उन्होंने अपने बड़े बेटे को इशारे से दिखाया। वो पत्नी लॉन के कोने में पीपल के पेड़ के नीचे तने पर बंधे कलावों के आगे झुकी दिखी। मॉम, सिड ने शुरू किया, पर स्वर खिलाड़ियों की फुर्ती से वापस निकल लिया जब देखा मॉम की आंखें बंद हैं और वो जाप कर रही हैं। पूजा घर से सुबह की पूजा करके निकली थी। सर पर गोटे की किनारी वाला वैष्णो देवी से आया रेशमी उपरना, हाथ में पूजा की पीतल थाली जिस पर फूल पेड़े दिया जल अगरबत्ती हैं। सिड खड़ा हो गया, फिर मॉम के संग संग चलने लगा, घर भर के भगवानों के आगे रुकने। मॉम पूजा की थाली घुमाती, आरती करती, धूप की सुगंध लहराती, हर भगवान के सामने नमन कर रही थी। सिलसिला खत्म हो तो बोले, सिड इस मंशा से साथ हो लिया था, मगर आरती तो हर बुत और तस्वीर पे फेरनी है, एक उस बुत को छोड़कर जो बड़े कहते हैं लाखों की है और कोई भी म्यूजियम ले लेगा, मगर पिताजी की निशानी है, उनके जिलाधीशी के दिनों से किसी खनन में मिली तो बेच नहीं सकते, मगर खंडित है तो बाहर नहीं रख सकते, और दादी के कमरे में उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे है। पर एक मूर्ति की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा थाल हर तस्वीर के फ्रेम में झलकता है, और घर की कोई दीवार नहीं जिस पर किसी न किसी रूप में देवी देवता नहीं आसीन। गलत, बाथरूम में नहीं तो दीवारों, आलों, मेजों पर दिए की लौ और अगरबत्ती का धुआं डल रहा है। पूरे घर का भ्रमण माँ बेटा कर रहे हैं, माँ जाप करते हुए, बेटा इंतजार करता हुआ, नई अंतरंगता में साथ, दोनों चलते रुकते, एक चुप एक बुदबुद बुदबुद, थाली पे जलते दिए की लौ को हाथों की फहर से भगवान की तरफ, फिर दिए की तरफ, ताकि बाद में आरती लेते वक्त सबका आशीर्वाद लौ में हो, और धूप बत्ती उठा के 2-4 बार गोल गोल घुमा देना कि सब भगवानों पे पड़ जाए, घर में उनके आशीष पहुंच जाएं। भगवान तो अनंत हैं, दुर्गा, कान्हा, शिव, शिवलिंग, श्रीनाथ जी, काली, नंदी, शिरडी के साईं, नरसिंह, सरस्वती, राधा, कृष्ण, राम, सीता, पुटपार्थी वाले साईं बाबा, हनुमान, लक्ष्मी, पार्वती, वैष्णो देवी, संतोषी माता। भगवान दीवारों पे, भगवान हर कोने में, भगवान दरवाजों के पीछे भी, भगवान गमलों की आड़ में भी। भगवान से कौन सी जगह छिप सकती है, सब जगह उनकी पहुंच। फिर दादा, नाना, परदादा, परदादी की तस्वीरों पे, पूर्वजों में भी भगवान का वास। सब्र की मूरत सिट। पर जब टीवी रूम में शीशे के खाने पे पहुंचे, तब आज का बच्चा कल की अम्मा के आगे हथियार पस्त हो गया। यहाँ बहू और बड़े का गणेश पटोर था। शीशे, धातु, लकड़ी के गणेश, एक रेक्सीन के जो शनिवारी बाजार में मिले, एक सुपारी पर छपे, लिहाजा कि लकड़ी पत्थर के कलात्मक गणेश जिनके सूंड और पेट लगभग निराकार हैं, से लेकर आज युगीन गणेश डेक चेयर पे लंबे हुए, गॉगल्स चढ़ाए, किताब खोले, पालथी मारे, पेट पे सीना बिठाए, और पंचमुखी रावण जैसे पर रावण नहीं, और तांडव करते या दूजे नृत्य मग्न, और छतरी लगाए, और एक में माइक पे भाषण पेलते शायद पैंट शर्ट में। दिन प्रतिदिन उनके प्रकारों में इजाफा होता है। हैरानी ना होगी अगर इस बोलते बोलते और पत्नी के पूछते पूछते बड़े या कोई और पीछे से हाथ बढ़ाएं और एक और गणेश अपने अपनों के संग आ बैठें। फिर थाली उधर भी मुड़ेगी और लौ धूप उन पर। जितनी देर घर परिक्रमा ने ली, उससे ज्यादा यहाँ लगने वाली है। सिड ने माथा पीट लिया। हे भगवान, बढ़कर फ्रिज में झांका कि कुछ रखा हो, मगर आजकल हर चीज के लाले पड़े थे।
गराज की ओर लपक मारी कि विलासराम की बीवी रूपा, या विलास से ही कहें, झट रंबल टंबल या एक पराठा अपने यहाँ तैयार कर दो, भागना है। तो वहां पहुंचने के पहले ही दोनों भक्तजनों की टोली में घंटी बजाते ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट पल में दूर करे करते दिख पड़े। अपना संकट दूर नहीं होगा, सबूत कि हम भक्त नहीं, सिद्ध ने खुद को चिढ़ाया होगा। अब पूजा पेट पूजा को करो तर्क, और चलो एक ऐसी जगह जो धर्म कर्म के धूप धुएं से सुरक्षित है, और दादी प्यारी की गोद में सिर पसारो और चल निकलो खेल कूद के मैदान में। तो एक सेब उठा सिड दादी से रंबल टंबल फरमाइश नहीं, ओ चिल ग्रानी लेट्स बूगी वूगी करने घुसा, और एक पल अस्थिर हो गया कि क्या देवी देवताओं का सिलसिला यहाँ भी जारी है। दादी ने न जाने कब नई छड़ी उठा ली थी और लेटे लेटे उसे यूं 90 के कोण पे सीधा ताने आंखें मूंदे बुद्ध बनी पड़ी थी, परलौकिक प्रतिमा लगती। छड़ी हवा में सीधी सतर, पर पहले की सिर हंसे, कोई चुटकुला बाँचे। उधर से स्वर आया, मैं कल्प तरु। घर में बसे हुए बाकी भगवानों से इसकी प्रेरणा मिली थी या क्या, कहाँ से, कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत कुछ है जो कोई नहीं जानता। लीलावती के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच आईं जब उसने ये सुना। वही लीलावती जो कंठेराम की बीवी थी और सुशीला की सास और हीरो की अम्मा, जिसका असली नाम चंपक था और जिसे बड़े ने ड्राइवरी करवा के सरकारी नौकरी दिलवा दी थी, मगर जिसे सर्किट हाउस से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एमएलए बाबू मिजाजी लाल जी को की गाड़ी नशे के असर में चलाई थी। हालांकि इतनी सूझ उसे रही थी कि सुगंधित सुपारी वाला पान अपने मुंह में दबा ले, दारुई महक दबाने, पर बार बार गाड़ी का दरवाजा खोलकर सुगंधित तंबाकू का लाल रस बाहर थूकता जाता, जिसमें मिली सस्ती देशी शराब की बू बाबू मिजाजी लाल जी की बेटी को आ गई। चूंकि वो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठी थी और सामने का दरवाजा खुलता तो नशे का झोंका उसकी तरफ झपकता, और संभव है कुछ बूंदें भी, जो वो खुशकिस्मत थी या बदकिस्मत के अंधेरे में देख नहीं पाई। और सबसे खुशकिस्मत खुद बाबू मिजाजी लाल जी, जो इक्के वाले थे तब मिजाजी रहे, एमएलए होकर बाबू और जी हो गए। और क्या कड़ाकेदार सफेद खादी में सोते जागते कि पीक का वहम भी उसे मैल याद है, और विधायक हो तो जरा सी भी छींटाकशी नाम डुबो सकती थी, मगर सूंघने को कौन अंधेरा पर्दा पार रख पाता। तो बेटी की नाक ने चंपक की कश्ती डुबाई। चूंकि उसकी शिकायत सुनी गई और ड्राइवर को निकाल बाहर किया, और तब से उसका नामकरण बड़े ने कर डाला कि हीरो है। और जब भी कंठेराम या लीलावती उनसे मिन्नत करते कि बड़े भैया जी कहीं लगा दीजिए, तो बड़े को याद दिलाना पड़ता कि देखो मैंने लगवाया था इसलिए जेल की हवा से बच गया बच्चू, वरना उसने तो कोई असर नहीं छोड़ी थी। और अब मैं कहाँ उसकी सिफारिश करूं, जो फिर भी उन्होंने की और करते रहे, जिससे फिर से वो कहीं लगे। और किसी दूसरे शहर में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ मजूरी का मौका मिला भी कि आ जाए, तो उन्होंने हिदायत दी कि काम सीख लेगा तो खुद भी कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा, जिसमें तुम सोच नहीं सकते कितना पैसा है। लेकिन हमारा घर रिटायरमेंट के बाद और सिर्फ बाबा का घर तुम्हें फ्री में बनाना होगा। और सब हंसे। और फुस्से का उदाहरण देखो, जो किसी हाउसिंग सोसाइटी में महज प्लम्बर था, बाथरूम बनाना बनाना उसका काम, कि टाइल लगवा दो और नल शावर बदल दो, फिर ऐसा एक्सपर्ट हो गया कि टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन से शुरू करके खिड़कियों, फर्श, दीवारों व इटालियन मोज़ेक और डबल ग्लेज और स्लाइडिंग स्क्रीन और शावर यूनिट करते करते मॉड्यूलर किचन विचन बनाने लगा। और फिर पूरे घर के ठेके उसे मिलने लगे। और देखो कैसे रौबदार से स्कूटर से उतरता है, रौबदाब से स्कूटर से उतरता है और लंबी चौड़ी मजदूर पलटन पर हुक्म चलाता है, जो फाटक पे उसके इंतजार में बीड़ी फूकती रहती है कि आज यहाँ का ठेका मिला है, फुस्से बॉस को आ जाने दो। और देखो फुस्से जैसे नाम के बावजूद वो बॉस हो गया है, तुम तो हीरो बॉस हो गए। पर वहां भी हीरो ने जैसे तैसे 3 महीने काटे, फिर ट्रक ड्राइवर बन गया, उसके बाद टैक्सी चालक, जिसके बाद लंबे अरसे तक उसकी कोई खबर नहीं आई। पर एक दिन हवा का रौला उठा जिसने उसे वापस ला पटका उसके माँ बाप के पास, एकदम भंगार हुए गुर्दे के साथ, जिसकी दवा दारू बड़े ने कराई जबरदस्त डांट के साथ। और रातों रात कंठेराम और लीलावती छुट्टी लेकर उसे गांव भगा ले गए, जहां से वे छुट्टी की अवधि पूरी करके खासे अरसे पश्चात लौटे, पर हीरो के साथ उसकी नई नवेली दुल्हन सुशीला बुलाए। और लड़का संभल गया लगने लगा, हालांकि उड़ती 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 रही कि कभी कभी अभी भी अपनी सी पर उतर आता है। और कम से कम एक रात याद आती है जब सुशीला ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और हीरो बाहर झौराते हुए बेसुरे गले से गाने लगा, गुलाबी आंखें
जो मैंने देखी, शराबी ये दिल हो गया। जिस पर सुशीला ने जोर से दरवाजा खोला और ऐसा लपट्टा रसीद किया कि रात में देर तक वही गूंजता रहा। पर गाना थम गया और बड़े के खर्राटे भी, क्योंकि वो जग गए। मगर तब तक सिर्फ हवा थी जिसमें वो बोले, शोर मत करो, सब तरफ बड़े अफसर रहते हैं। और अब हीरो अफसरों के घरों में पर्दे टांगता है, छल्ले वाले भी और फैशनेबल चिक और ब्लाइंड्स भी। और एक बेटा एक बेटी हैं, गुड़िया और प्रिंस, जो जब जी चाहे स्कूल से लौटने पे या खेल से आके रसोई की खिड़की पर खटखटाते हैं कि ए अम्मा बर्फ का पानी दे दो या कुछ खाने को। और कभी उन्हें अंदर आने दिया जाता है कि अच्छा अपनी माँ का हाथ बटा दो, बर्तन हटा दो, पोंछ दो, या क्यारी से धनिया तोड़ लाओ पर पौधा नोचना नहीं। पर कभी नहीं आने दिया जाता। तब वे आंख बचा के घुस आते हैं और कोई देख ही ले तो पीट करे पाए जाते हैं। जिस पर बड़े की पत्नी बहुत कड़क सुनाती हैं कि सीधे होकर नमस्ते करो और मुंह में क्या भरे हो, छिपाते क्यों हो, कुछ चाहिए तो पूछ के नहीं ले सकते। जिस पर जाहिर है वो नहीं सर, कुछ नहीं है मुंह में सर, मेम साहब को कहते हैं। और घूमते घूमते एक गटक में बोलने निगलने के उपक्रम में खांसने लगते हैं। और इस पर भी पड़ती है कि माँ को देखना चाहिए बच्चों की आदतें तो नहीं बिगड़ रही, ना कि उन्हें बुरी संगत लगने दें। और देर तक भन भन भिन भिन चलती। पर उस दिन ये सब कुछ नहीं हुआ। बस प्रिंस की दादी, जो बूढ़ी थी पर उतनी नहीं जितनी अंदर बिस्तर वाली दादी, ने माथे पर बल देकर गंभीर सी आवाज में कहा, वो दादी कल्पतरू। जिस पर पोता प्रिंस सुशीला से कुछ कहने के बहाने से घर में घुसा और बाएं देखे न दाएं कि वो न देखे तो वो न दिखे, पर उसे कोई रोकने वाला नहीं मिला। और वो बेधड़क बूढ़ी माता जी के कमरे में चला गया और धीमे धीमे उनके सिरहाने कि फिर से वे दोहरा दें जो सुना है उन्होंने कहा वो हैं वहां लेटे हुए, छड़ी खड़ी पकड़ के सुबह सुबह। वे चुप रही। क्या है माता जी? प्रिंस ने उन्हें उकसाने की कोशिश करी। चारों तरफ एक चोर नजर फेंकी, लेकिन कोई नहीं था जो उस पर बरसे। बड़े दफ्तर में बचे खुचे फाइल संबंधित कामों को करने गए थे। मेम साहब नए घर में सामान बिठाने अटवाने गई थी। सिट भैया का कोई क्रिकेट मैच था तो बादशाहत उसी की थी। सो रहे हो तो क्या सुनाई पड़ता? या बच्चे का पूछा प्रश्न किसी प्रण को फिर होशियार करता है। बिस्तर में हरकत हुई और नहीं से नई तक आई छड़ी, जो नींद की झूलन में कुछ नीचे आ गई थी, जागी और पुरसतर्क तन गई, या कहें तना गई, समकोण में, जैसे अपनी ही तिड़ंग में उठी और बूढ़ी माँ को हल्के से झकझोर दिया, जो एक हाथ से मूठ थामे दूसरा सीने पे रखे जाग गई और बोली, मैं कल्पतरू। बच्चा खुशी से खिलखिला पड़ा और हंस हंस कर मोहल्ले भर के सर्वेंट क्वार्टरों में यह खबर फैलाता गया, एक घर से दूसरे पटाखे की तरह छूटता। तो ये पूरा टुकड़ा शायद आप समझ गए होंगे। एक वाक्य है और जाहिर है उसकी एक दूसरी तरह की ध्वनि पैदा होती है, एक दूसरी तरह के उमंग पैदा करता है। अब कल्पतरू बनी अम्मा, ये एक तरह का रूपक है। तो कल्पतरू बन के वो काफ़ी कुछ छोड़ देती हैं, बांट देती हैं और फिर बहुत चीज़ें होती हैं और वो निकल भी जाती हैं और घर से निकल जाती हैं। वो सब डिटेल में नहीं दूंगी। पर बड़े का घर छोड़ के वो फिर बेटी के घर चली जाती हैं और एक तरह से फिर से अपने आप से उनका साबिका होता है, जैसे कि एक नए जन्म में। और उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ के सुनाऊंगी आपको। उसके पहले एक छोटा सा फिर से एक अलग तरह की ध्वनि भी है। बातें वही होती हैं अक्सर, लेकिन कभी कभी आप उनको इस तरह से कहें कि लोग उनको उनके इतने आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप जब उसको दूसरी तरह से कहते हैं तो उन पे फिर से ध्यान चला जाता है। तो मैं परिवार के बारे में एक छोटा सा टुकड़ा पहले पढ़ के सुनाऊंगी, जिसमें जो परिवारों में नोक झोंक चलती रहती है और वही चीज़ मैं करती हूँ तो एक तरह से ली जाती है और दूसरा करता है तो दूसरी तरह से, उसको लेकर एक छोटा सा टुकड़ा है वो सुनाती हूँ पहले। कहना चाहिए परिवार को, जबकि कहते हैं महाभारत को, कि जो दुनिया में वो उसमें और जो उसमें नहीं वो कहीं नहीं, कवि के तसव्वुर में भी नहीं। यानी भूला भटका आतंकवादी, गर्मा भरमा वामपंथी, नारीवाद और नारी हरवादी और जीती हारी सब परिवार में या महाभारत में, जिसे जैसे रुचे बचे। महाभारत में दुनिया, दुनिया परिवार में और इसलिए परिवार में महाभारत। जो रोज रोज के हंगाम, हर एक महाभारत। इसलिए
परिवार के हर सदस्य को पता है कि जो मुझ में वो किसी में नहीं, और जो मुझ में नहीं वो होने लायक नहीं। और ये कि मेरे पास दिमाग है, औरों के पास पैसा, और ये कि मेरा फायदा उठाया सबने, अब हम नहीं बाकी करें। और ये कि हमेशा हम ही देते हैं और आप हमेशा लेते हैं। और वाह आपकी सूझ, जिसमें आप तो मिलनसार, हम वही तो मतलबी यार। आप चुप तो विनयशील, हम चुप तो काइयां। आप करें सो शिष्टाचार, वही हम करें तो लल्लो चप्पो। आप कहें तो साफ गोल, हम कहें वही तो बदतमीज। हम पूछ लें तो अश्लील जिज्ञासा, आप पूछें तो हमदर्दी। हम करें तो हमारी सुविधा, आप करें तो आपकी कृपा। हम करें तो कंजूस, आप करें तो किफायती। हम चुप तो घमंडी, आप चुप तो शर्मीले। हम तो बड़े सीक्रेटिव, पर आप तो बस रिजर्व्ड। और हमारा गया तो ऐसा क्या बवाल, आपका गया तो लुट गए हाय हाय। और हमने किया तो क्या किया, और आपका इरादा वो भी किया। और हमने कहा तो कटाक्ष, आपने कहा तो मजाक। और हमने अपनी बताई तो मियाँ मिट्ठू, आपने बताई तो सहज सत्य। और हमने पा लिया तो हथियाया, आपने पाया तो आपका अधिकार। और हम गुस्साए तो ह्यूमर की कमी, आप गुस्साए तो आत्मसम्मान। और हम सफल तो आपका सहारा जो मिला, और आप असफल तो हमने अड़ंगे जो डाले। और जी हम रह गए तो हम काहिल, आप रह गए तो आप त्यागी। और जी हम न समझे तो पैदल, आप नहीं तो भोले। और जी आपको हमसे वैर तो हम इसी लायक, हमको आपसे वही तो हम ईर्ष्यालु। और अगर हम ना करें तो बेपरवाह, मगर आप ना करें तो मजबूरी। और हमने जितना किया सो कम, आपने जरा भी सो ज्यादा। और हमारी नाक टेढ़ी तो बदसूरत, आपकी आंख टेढ़ी तो कलात्मक। और जी अपनी तस्वीर अच्छी तो फोटोग्राफर माहिर, आपकी अच्छी तो आप सुंदर। और जी हम गोरे तो छिली बटेर, आप सफेद तो आप तो विलायती। हम काले तो बैंगन भट्ट, जबकि आप काले तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल। हम पिए तो शराबी, आपने पी तो डॉक्टर की हिदायत हिदायत। हमारी जबान अंग्रेजी तो शो ऑफ हम, आपकी तो शिक्षित आप। अच्छा, आपकी जरूरत तो हम एक परिवार, हमारी जरूरत तो आप अलग और अकेले। और जी आपका काम काम और हमारा काम तमाम। ये परिवारों को लेकर व्यंग, हमेशा स्नेह भरा। अब ये माँ जो है बेटी के घर में है, और वहाँ से वो अपने को फिर से जैसे पा रही है। और एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें वो धूप के संग चलती फिरती है, जैसे कि दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक हैं, सहेलियां हैं। तो बस उसका एक छोटा सा विवरण पढ़ दे रही हूँ। धूप के साथ माँ उठने लगी, और पहले आंखों से फिर पूरे से धूप ही के साथ घर में फैलने लगी। बेटी कहती, उनके चेहरे पर धूपिल बिंदियों में खुली आंखों को देखकर चलिए। उछलकर छड़ी उन्हें पकड़ाती और खुद भी उन्हें थामती। कितने त्रास से गुजरी हैं अम्मा, और बड़े के घर भी दुखी पड़ी रहती। पैरों से कमजोरी जाते जाते जाएगी, पर मैं हूं ना, सेहतमंद खुशबाश न कर दिया तो देखना। अभी डग डग चलती हैं पकड़ पकड़ के, पर सीख जाएंगी चलना, सिखाना दिया तो जानो। सुबह का सूरज सामने वन में गुंबद पर उगता और पहली आंख बालकनी पे मारता। माँ उधर चल पड़ती, फिर रुकती। बेटी मजबूती से पकड़ती कि आ गिरी गिरी। माँ सांस ले तब बेटी ले, दोनों की हुए जाए सांस एक। शुरू के दिन माँ को अपना संतुलन और चाल पाने को था। वो धीरे से बालकनी पर रखी आराम कुर्सी पर बैठ के और चाय की चुस्कियों के बीच नजरें आगे, कभी पीछे, कभी पास आस पास, धूप की घुमाइयों में घुमाती। धूप भी किसी तृप्त जानवर की तरह माँ के आगे लोटे मारने लगी और पूरी बालकनी सुनहली होने लगी। बेटी समझती रही कि वो अम्मा को बालकनी पर ले जा रही है। उसे खबर नहीं पड़ी कब धूप ने माँ की छड़ी में फंदा लगा दिया और इसरार से माँ को अपने साथ खींचती चली। इसीलिए आगे चलकर माँ को घर में धूप के संग संग फिरते देखा गया। जहां धूप वहां माँ बैठी लेटी, और कभी धूप मुग्ध खड़ी।
हर खिड़की दरवाजे से जिस घर में आसमान, पेड़ और हवा दस्तक दे रहे होते, उसमें धूप बआसानी बही आती और माँ के संग लुभो लुभाए खेलने लगती। हाँ, पहले माँ जरा धूप की गोद में गिरती संभलती। बाद में बड़ी हो गई और तब दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले दिन भर घर में फिरती रहती, चाय नाश्ते तक बालकनी में। फिर जब माँ बाथरूम में होती तो क्या पता धूप वहां भी घुसी होती, क्योंकि वो निकलती तो धूप से नहाई दिखती। शुरू में माँ शुरू में बेटी माँ जरूर बाथरूम में माँ के संग घुसती। बेटी माँ माँ की तरह बेटी हो गई है। शुरू में बेटी माँ जरूर बाथरूम में माँ के संग घुसती, क्योंकि माँ कितनी कमजोर थी वो ब्यौरा शायद आगे आ जाए। धूप और छड़ी के सहारे माँ झिलर झिलर डोलती आती और उनकी चाल देखकर धूप को झूला सूझना मानी बात है। वो तिरछी मुस्कान मारती और झूले की तरफ झुकती और धीरे से माँ को उस पर बिठला देती और दोनों वहीं सुस्ताती। बेटी समझती वो बिठा रही है, पर बेटी को कुछ ज्यादा समझने की आदत थी ही। धूप को झूले पर बैठी धूप को झूले पर बैठी माँ पर खिलना कुछ इतना भाता कि वो खिलती जाती और कुछ अति कर देती। वहीं टिकी छड़ी के सुनहले पे सुनहला ऐसा चढ़ता कि तितलियां गर्मी से फड़फड़ाने लगती। माँ की छड़ी पर तितलियां बनी हैं। अब धूप तेज लग रही है, जैसे वो कहती, और माँ को छीलती। धूप समझ के संभलती क्या पीली पड़ रही हूँ और माफी मांगते हुए माँ को उठाती। दोनों खाने की मेज पर जाती और धूप छांव के करीब उन्हें बिठलाती। बेटी अपनी खुशफहमी में यहाँ भी मुब्तला स्नेहिल सी फिसल कर उनके पांवों पर टिक जाती थी। उसके बाद भी दोनों साथ साथ जगह बदलती रहती और माँ की इच्छा मुताबिक धूप उनकी कमर की सिकाई करती, उनकी पीठ को गरमाती, उनकी दोपहर की झपकी को गुनगुनाती। हाथ धूप के तन में उतराई, हवा की त्वचा पर झुलाई, जैसे तन पहली बार अपने को सूझता हो। उस पर पड़ती छुअन पर उई उई मजे की हो गई है। माँ उसे धूप के मुताबिक घुमाती है, बड़े से बिस्तर पर सर खुशी से इधर पटकती है, फिर तकिया खिसका के आगे आड़ी तिरछी होती, जैसे धूप उसे लचकवाए। और शाम तक माँ को सोफे पर बिठला खुद सिंदूरी होकर बालकनी के पश्चिमी तरफ की खिड़की से जाती रहती, जैसे जाने का मन तो हो नहीं रहा, मगर संझा बेला के संग अन्याय नहीं कर सकते, उसका कभी तो वक्त हो ले। माँ पे ललाई छिटकाती, वो आखिरकार निकल जाती। माँ दुलाई लपेट लेती, पर आराम से। वो खूब जानती हैं, खुद से कहें या नहीं, कि धूप कल लौटेगी। जब माँ में बाह उठाने का दम लौटेगा, तब वो छड़ी को धूप में डुबोएगी और दिन भर घर की दीवारों जहां जहां वो हैं और असबाब को जैसे ब्रश उठाकर रंगती चलेगी। यानी वो भी धूप को जगह जगह घुमाएगी, जैसे दो सखियों में संधि हो कि कभी मैं कभी तुम। अब ये माँ जो है बेटी के घर में खिल रही हैं, खुल रही हैं, खुश हो रही हैं। कुछ बिल्कुल छोटे छोटे ब्यौरे हैं जो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है। और मुझे लगता है कि साहित्य ये भी करना चाहता है कि एक पल को खोलता है, उसकी एक पल के परतें, बारीक परतें खोलता है। ये भी एक तरह से ज़रूरी है कि हम सीखें, हमारी संवेदना के लिए ज़रूरी है स्थिर होना, एक पल को खोलना, एक ठहराव हम में आना। तो ये उस तरह के बहुत छोटे से ब्यौरे हैं, पर मैं शायद एक ही पढ़ूंगी। सुनिए। धीरे धीरे माँ घर के कोनों कोटरों में अपने को उंडेलती है। उसे लगता है वो उड़ रही है। अच्छा लगता है। यहाँ पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, चुपचाप उड़ती है। सांसों की आवाजाही सुनती, तिनके का उड़ना सुनती, घास का उगना सुनती, धूप का लहरना सुनती, शाम का उतरना सुनती, बदन का खुलना सुनती, खुलने का खिलना सुनती। अब मैं काफ़ी हिस्सा छोड़ दूंगी और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये पुस्तक काफ़ी मायनों में सीमा लांघने के बारे में बनती चली गई। तरह तरह की सीमाएं इसमें लांघी गई। तो हमारे मुख्य किरदार अम्मा अपनी बेटी के साथ एक सीमा और लांघती हैं और
जो पाकिस्तान बन गया है वहाँ पहुँचती हैं और कोई और कहानी खुलती है कि वो वहाँ की थी और वहाँ भी उनकी कुछ कहानियाँ थी, वहाँ भी उनके कुछ रिश्ते थे। तो उनमें से कुछ टुकड़े मैं आपको सुनाऊंगी। उसके पहले एक और छोटा सा टुकड़ा, बीच बीच में इस किताब में इनकी भी जिद थी कि ये आएंगे। ये टुकड़े हैं जो कला पर, कहानी की बढ़त पर कुछ बातें कहते हैं। बहुत साल पहले एक था भूपेन खक्खर। वो ब्रश से कहानी कहता था औरतों की, जबकि उसे आदमी पसंद थे, उन्हें औरताना लिबास और भाव देकर। उसे मालूम था कि कहानी को बक्स बंद, कैनवस बंद, नज़र बंद नहीं किया जा सकता, तो उसने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। इसके बरक्स वो तो हर बार कोई खुली खाली जगह छोड़ दिया करता कि कहानी बढ़ ले, अपनी चाह से किसी और राह हो ले। कहानी क्योंकि कभी पूरी नहीं होती, कूद जाती है खिड़की दरार कुछ खुला पाकर, नहीं तो धरती हिलाकर बनाकर। भूपेन की छोड़ी अनकही, अनलिखी, अनभरी जगह से कहाँ गई, फौरन दिखता भी नहीं, गायब। अंदेशों की ऐसी तैसी रिवायतें कर हवा के हवाले, सरहदों को लांघती जैसे माँ, जैसे बार बार फिर बेटी के संग सरहद लांघ कर समाधि से उठी। कट्टर तंत्र और शासन तंत्र को समाधियां रास नहीं आती, न कहानियां, न भूपेन खक्खर। उन्हें बंद करना रास आता है, फाइल, डब्बा, बक्सा। कोई नहीं कह रहा कि सिर्फ घूस पे या बेईमानियों पे, कहानियों पे भी, और खासकर औरताना हो तो ये ना हिले तो ठीक, कब्र बना दो, वो भी ऐसी कि कभी ना फटे। औरतों को खासकर वहां उतार दो जहां उनकी चमक मिटती जाए, रंग फिकाता जाए, खाल झड़ती जाए, हड्डी गलती जाए, खुशबू उड़ा जाए। कट्टर ढक्कन नहीं खिसकाते क्योंकि खुशबू का इतराना उन्हें स्वीकार नहीं, मगर भगवान तो नहीं हुए, शुक्र शुक्र। वैसे पॉल जकरिया की एक और कहानी में गॉड जो सब कर सकते हैं, वो भी संगीत, कला, साहित्य के दिग्गज बबुका के आगे पटकनी खाते हैं और जा बैठते हैं बबुका के आगे कि सिखा दो मुझे भी अपने गीत। ये कला की है जीत जो संगीत में, कहानी में और भगवान से आगे। तो ढक्कनों पे भी ठोकर लग सकती है, खुशबू इतराती है और उठती लहर अक्स उठाती है और कहानी नई राह चल निकलती है। जल मंथन से जैसे उठे थे यूरोपा और हिमालय, वैसे उठती है कहानी रेत मंथन से। पुराने रेत चिन्हों पर नए रेत चिन्ह गोदती है, रेत में आकार बनते हैं, रेत से सरहदें मिट जाती हैं। हवाएं आवारा हैं कहानी की तरह, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ढक्कन से दबा और बॉक्स में बंद नहीं कर सकता। हवा वीजा फीजा नहीं मानती, कहानी की तरह उसमें लोच लचीली। हवा है कि आग, कि धुआं, कि खुशबू। उसके अंग ऐसे नहीं कि टुकड़े करके रोजी की तरह बॉक्स बेड में ठूंस दो। और रोजी भी बंद रही, उठाई है निकल के माँ के आगे आगे और बेटी के पीछे। तो कहानी तो बस तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बच्चा खिलखिलाता है और एक था राजा एक थी रानी, तो बच्ची हंसती है, अभी कहानी बाकी है। एक थी रोजी एक थी बाजी, ब्रश उठाया, ब्रश रंग भरता है, फिर सारे भूपेन रुक जाते हैं। एक हिस्सा अधूरा, रंग घिचपिच फैला, कैसे फैलेगा, क्या और करेगा, अभी चुप है। कूद पड़ेगा, लांघ जाएगा, कहानी खत्म नहीं होती। अब मैं आपको कुछ छोटे ही टुकड़े हैं सुनाऊंगी। जब अम्मा सीमा पार, देश के सीमा पार निकल गई हैं बेटी के साथ, और पाकिस्तान में होता क्या है कि आपको वीज़ा जिन जगहों में आप जा रहे हैं वहाँ का लेना पड़ता है और गिने चुने वीज़ा ही मिलते हैं। तो अम्मा को जिन जगहों के मिले हैं वो उनके अलावा भी घूमने पे आमादा हैं, जिद्दी आई हुई हैं। और धीरे धीरे बात खुलती है, इसलिए कि उनके कुछ पुराने लोग हैं वहाँ जो छूट गए हैं, और वो बंटवारे की बच्ची हैं। बंटवारे में इधर आई थी और फिर जाहिर है जो इधर आए वो इधर रह गए, जो उधर रह गए वो उधर ही के रहे, और जो उधर गए वो उधर के हो गए। तो बंटवारा कभी फिर ठीक नहीं हुआ।
तो ये अब वहाँ आती हैं, उन लोगों के पास फिर से जाना चाहती हैं, ज़िद में हैं। अब ये रेगिस्तान में अपनी कहानियाँ सुनाती हैं। बेटी शायद सुनती है, पर तितली भी सुनती है, वो मैं, और इनकी छड़ी में भी तितलियाँ बनी हैं। तो मैं ये एक छोटा सा आपको सुना दूँ। थर जो रेगिस्तान है, सन्नाटा जो उसका स्वर है, शोर और भीड़ से खाली, गूंज से भरा। खाली माने निजात, रेगिस्तान माने रेत। रात यूं दिल में फैज़ के ख्याल आया, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीब, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। रात थी, पूरा चांद भी, चांदनी में चमकती रेत। रेत कभी समुंदर था, रेत पर कांटेदार झाड़ों के साए थे, रेत पर ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले थे। कोई कोई 400 की 500 फुट ऊंचे टीले खिसकते थे। झाड़ों की जड़ें और उलझी डंडियां रेत से बाहर झांकती, जैसे चांदनी में लौटने को आतुर। खूबसूरत नज़ारा, चुपचाप समा, दो औरतें अपनी दुनिया में, और कोई गवाह नहीं, इतिहासकार नहीं कि देखें और दर्ज करें क्या हो रहा है। पर यह दर्ज होने की बात, जब रेत में ऐसी सोहबतें हों तो इतिहासकार और गवाह की दरकार नहीं होती। तितली उड़ाती है कहानी सुनने, रेत कड़ जोड़ती है, नसीम चलती है हौले हौले, चांद शीशे पे चांदनी की तरह जलता बुझता है। औरत रुकने को कहती है और गाड़ी से उतरकर रेतीला साया बन के बैठ जाती है। वो छड़ी पे दोनों हाथ बांध के रेगिस्तान में बैठी है, और छड़ी पे बनी एक तितली देखो धीरे से उड़ के ऊपर मूठ पर बैठ गई है, हल्के से, औरत की उंगलियों के बीच, इतनी हल्की कि वहम सी उसकी छुअन। तितली काली है, उसके फैले पंख पर सफ़ेद बिंदियों की छींट है, छींट को छितराती सफ़ेद धारियों का फेरा है। चुप फर फर खोले वो औरत को तकती है और उसकी कहानी सुनती है। औरत सपाट स्वर में सुनाती है, तितली सुनती है जैसे कान नहीं जान की ज़रूरत होती है सुनने को, और इसलिए हर बीच में पर फर फर कर देती है। आँख से नहीं दिखता कि हर फर फर पे रेत का जर्रा उड़ता है। एकदम निश्चल बैठी औरत के मुंह से निकलते शब्द, छड़ी की मूठ पर उसकी उंगलियां, उनके बीच एक तितली, चारों ओर थर। तितली चुपचाप सुन रही है औरत की कहानी। वो सुनाती है, फिर रोक के फिर सुनाती है। यहाँ अम्मा अपनी कुछ कहानी सुनाती हैं, कैसे उनको भागना पड़ा था और कैसे अपने पति को छोड़कर भागना पड़ा था, और कुछ दूसरी कौम के अच्छे बंदों ने लड़कियों को पकड़कर बुरे बंदों से बचाने की खातिर उन्हें फिर रेगिस्तान में छोड़ दिया, और इस उम्मीद में कि जब हालात सही हो जाएंगे तो सब अपने अपने घर लौटेंगे, जो कभी नहीं हुआ। न जाने कब ढेरों तितलियां छड़ी पे हाथ टिकाए कहानी कहती औरत की उंगलियों पे चढ़ाई थी। जिन्हें जगह नहीं मिली वे रेत पर उसके चारों तरफ पंख उठाए तल्लीन बैठ गईं। बोलना जरूरी नहीं था, उनके परों की फरफर कह रही थी, ओहो, ऐसे बुरे वक्त के अच्छे लोग लड़कियों को अपनी नस्ल के वहशियों से बचाते। सुशांत फरफर में उनमें से कुछ एक दूसरे के परों पे पर छुआ देती कि देखो, कभी भी कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, अच्छाई की उम्मीद मत छोड़ो। उसी को अपने पंखों में रचाओ बसाओ, उसी से अपने पंखों में उड़ान भरो। तितलियां जानती थी वो चंद दिनों की मेहमान हैं, रेत पर चांदनी की तरह बिखरी, 6-7 दिन में पूरी हो जाएंगी। हद से हद कोई कर गई तो 12 पार कर लेगी। पर वो ये भी जानती थी कि दुनिया में भरोसा संदेश उन्हीं के द्वारा फैलता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। जैसे वो फूलों का पराग लेते हुए पुष्प रेणु उठा लेती हैं कि दूसरी जगहों में उनके मार्फत पहुँचे, वहाँ भी अंकुराए और वो फूल वहाँ भी खिले और उसकी सुगंध फैले, ठीक वही वो कहानियाँ सुन के करती हैं। उसका रस लेते हुए उसके रेणु उठा लेती हैं और उन्हें रेत में छितराती हैं कि उनके जाने के बाद भी वे उठें, खिले, सुगंध फैलाएं। हम खुद मर गई तो क्या, हमारा हरकारापन कभी ना मरेगा। एक तितली काफ़ी है दूर फूल खिलाने को, यहाँ तो सारी आ बैठी थी। अब कहानियाँ दबी नहीं रह सकती थी, ना अच्छाई। तो फिर वे घेरे में बैठी रहीं
औरत को प्रश्न सूचक परों से निहारती। अब मैं आपको शायद 2 टुकड़े और सुनाऊंगी। एक हमारे प्रिय किरदार कौवा, इनकी भी कहानी है। ये शुरू होते हैं ढीठ युवक की तरह जो जुझारू हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें संवेदना जगती है और अब ये बड़े के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए हैं और जानते हैं कि बड़े बहुत परेशान हैं कि इनकी अम्मा कहाँ गायब हैं। अम्मा और बड़े की बहन यानी अम्मा की बेटी, ये दोनों खैबर में अब कैद हैं। खैबर तक पहुंच गई हैं अम्मा बिना वीज़ा के। अब वहाँ जिनसे वो मिलना चाहती थी, जो वो कहती हैं उनके पति हैं, वो वहाँ हैं, उनको ऐसा पता चला है और वो वहाँ पहुँच गई हैं और कैद में हैं, लेकिन बड़ी खुश हैं। और अभी आप वो सीन सुनेंगे तो देखेंगे कि वो तो बिल्कुल जैसे वही हैं, उन्हीं का दबदबा है, बाकी सब हैं जो परेशान हैं। और बेटी तो खैर उसके तो बुरे ही हाल हो रहे हैं। तो ये कौवा बड़े की खातिर खोजता खोजता काफ़ी कुछ रास्ते में अनुभव करता यहाँ पहुँच गया है जहाँ अम्मा और बेटी हैं और बिना वीज़ा के जाहिर है वो पहुँच गया है। तो अब ये छोटा सा टुकड़ा वो सुना दो पहले। एक कौवा इस तरह फड़फड़ाता उड़ा, कुछ कलाबाजी में पलटता हवा में, कि यकीनन गोली की जगह उसे ही बंदूक से किसी ने दागा होगा। काएं काएं करता मस्जिद की मीनार पे झूल गया, फिर संभल गया और हाँफता बैठ गया। नीचे क्यारी में कोहनियों तक हाथ गाड़े माँ ने उसे ह हाँफते सुना तो आंखें ऊपर मिचियाई। क्या? कौवे ने उसे देखते देखा और हो न हो सोचा कि मिट्टी में गड़े उसके हाथ कीड़े ढूंढते होंगे। बस इतने से बन गई दोनों में और ठन भी गई। वो दिन और आज का। कौवा सन्नाटे को चीरता कभी भी मीनार पर आ बैठता है और वहीं से काँव काँव कर देता है, जैसे राम राम। माँ मिट्टी लपेटे बैठी देखती है, बेटी चुन्नी लपेटे। माँ कौवे से बात करने लगी है, बेटी कोने कोटर से। कौवा डरते डरते नीचे ऊंचे परकोटे पर फुदकता है, आंखें चौकन्नी, पंख तैयार कि घपला हुआ कि वो उड़ा। माँ उसे उंगली दिखाती है पर चेहरे पर मुस्कान है। अगली बार जो पलटती है तो कौवे मियाँ उसकी बगल में मिट्टी में 2 कदम पीछे फुदकता है, माँ की कड़क नजरों को देखकर। सोचना भी मत, माँ कहती है, सोचना भी मत इन कोमल पत्तों में चोंच लगाने की। कुछ कलियां हैं, माँ उन्हें उंगलियों से सहारती है, धूप की फांकें उन पर फेरती है। ठक ठक कौवा अदब से मिट्टी में सर मारता है कि नहीं, आपकी जड़ों, पत्तों, कलियों को मुझसे कोई खतरा नहीं, मुझे कीड़ों की दरकार है या रोटी की। वो हसरत से माँ की कुर्सी के पास रखी रकाबी में टुकड़े देखता है। माँ उसे देखते देखती है। चोंच बड़ी चल रही है महाराज की, चोरी का मंसूबा है, ये जेल है महाराज, यहाँ होश संभालो, बिना वीजा तुम भी खैर मनाओ, तुम्हारी भी पेशी होगी अली अनवर के सामने। अली अनवर दौरे पर निकले हैं, नवाज भाई ने बताया है। वही नवाज भाई जो माँ को अम्मा जी कहते हैं। वो भी दरवाजा भेड़ के छोड़ देते हैं, कुंडी ताला दोनों नदारद। अब जो बात होगी उन्हीं से होगी, माँ कौवे से कहती हैं, एक टुकड़ा नान का उसको देते हुए। अब ये कौवे से बात करती हैं, बेटी सहन के कोने को सुनाती है। अब हम यूं ही रहेंगे, आधे यहाँ आधे वहाँ, कब तक? क्यों? मुझे तुमसे मिलना है के एक बार तो मरने के पहले माफी मांगने। तुम थे तो अनदेखा किया, नखरे किए, मुझे तो जाने दें। इन रहस्यमय अली अनवर से कहूंगी जब वो आएंगे, अगर वो आएंगे। ये माँ तो हिलेंगी नहीं जब तक वो ना आ जाए। उसके बाद ये बंदूकधारी हिल गए कहीं तो वैसे ही हमारा हिलना खलास। ओ चुप, वो जरा झल्ला के कहती है, न जाने अपनी चुन्नी से कि कौवे से बतियाती माँ से। उनकी तरफ कान करती है, मुझसे नहीं कौवे से हंसती बोलती है। ये जाएगा तो कुछ और ढूंढ लेंगी, बीर बहूटी उठा के ऐसे अपनी हथेली पर रख के उससे गप्पाएंगी। बस मैं कोई नहीं, मेरा जीवन कुछ नहीं। इन ढलंग पड़े खूनियों तक से बोलती हैं, जिनकी बंदूकें उनके हाथ पांव की तरह ढलंग पड़ गई हैं। अब वे सिपाही कम, ढह गए खंबे दीवार ज्यादा लगते हैं, या माली उनके कहे पर क्यारी की निराई करते हैं, हमारी आंख में धूल झोंकते हैं। आओ आओ, माँ कौवे से कह रही है, या क्या काँव काँव। कौवा उनके हाथ में चोंच डाल देता है। माँ उसी से बात करती है, उसे छेड़ती है भुक्कड़, फिर मनाती हैं, कोई नहीं पुत्र, लो बस पौधे को मत छेड़ना। फिर कुछ फिल्मी हो जाती हैं, तुमने कभी किसी से प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। फिर फलसफाती हैं, सच्चा प्यार का क्या वही होता है जो खो जाए।
खोया प्यार सच्चा होता है, सच्चा खोया, खोया सच्चा। मेरी कह रही हैं, बेटी चौंकती है। के तुम और मैं, तुम मेरे सच्चे खोए प्यार। उसे अपना भतीजा सिड याद आता है। वो गिटार उठा के इसे डिस्को तर्ज में डाल पुंगियाता, खोया या सच्चा चा चा चा। उसे के दिखाई पड़ता है। वो हंसता, ताली पीटता, पंजे ठोंकता। मैं कितनी अकेली हूँ, बेटी घबरा जाती है। मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ किसी की अपनी, न के की न अपनी। वो अकेली है। वो कौन है? बेटी उसे दूर कोने से देखती है। मैं कितनी अकेली हूँ। के मैं तुमसे कैसे तो बात करूँ? वो अपने से क्या बुदबुदाती रहती है। कौवे से बोलना वो ही हुआ। बेटी उकता चुकी है। दूर कोने से वो बीच आ जाती है। अम्मा ऊप से पुकारती है। पैर जरा कस के पटकती है। भिड़े दरवाजे से इंटेरोगेटर आते हैं। कौवे को देखकर लौट जाते हैं या थक चुके हैं। सब चाहते हैं जल्दी से मामला रफा दफा हो और पागलपन की बातें इन्हीं प्राचीरों में दफन हों। पर वो भी खतरनाक मोड़। कहीं अनारकली गाने लग गई, जब प्यार किया तो डरना क्या। या ऊपर से हुक्म के इंतजार में है कि प्यादे के संग क्या अगली चाल चलो। इस इंतजार में ढेर हो रहे हैं कि कब इन्हें ढेर करो। चलाओ कलाशनिकोव और निवृत्त हो जाओ। कि चल जाती है कलाशनिकोव। नवाज भाई भिड़े दरवाजे से टकराते सहन में ऐसे उछल के पड़ते हैं जैसे बंदूक से गोली नहीं, अब के उन्हें दागा है। बेटी फड़फड़ा के कोने पे खड़ी हो जाती है। कौवा उड़ के दीवार पे खुदक जाता है। मुबारक हो, नवाज भाई छलछलाते हैं। बड़े साहब आ रहे हैं आपसे मिलने। वही जिनसे आप मिलना चाहती हैं। वो समझ जाएंगे। आपकी रिहाई का हुक्मनामा आया समझिए। बेटी दौड़ के सामने आ जाती है। नवाज भाई अब रुखसत करवा दीजिए। अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा। मैं देश से आपको फ़ोन करूंगी। मुंह से बेसाख्ता वल वल होती चली जाती है। तौबा तौबा, नवाज भाई हाथ जोड़ देते हैं। ऐसा भूल से न करिएगा। बस मनाइए कि दोनों मुल्कों में तमीज़ तौफीक लौटे, सयानफ आए और हम आज़ादी से आए जाएं। वरना यूं ही ढेरों बेमतलब कैद में पड़े रहेंगे दोनों तरफ। मेरे खालू 17 साल से उधर हैं। उनकी आंख से एक आंसू ढलक आता है। खूनियों के नर्म गाल पर भी बेटी चुन्नी में से सब छिपाती है। माँ के हाथ मिट्टी में लिपटे थे। वो धीरे धीरे उठी, पूरी खड़ी हुई, फिर धीरे धीरे मुड़ी जैसे गोल घूमती गुड़िया। नवाज भाई की आंख से आंसू ढलक गया, चारों खूनी के नर्म गालों पर भी। ऐसा क्यों होता है? हमारे संग ये क्यों हुआ? हम क्यों नहीं मिल पाए? वो मिट्टी से आंख उठा के कौवे से पूछती है। उसकी आंखें चिंगारियाँ। तुम कहाँ थे? उदास स्वर में पूछती है। फिर हड़का के, डर गए? कौवे का स्वर आया, कां कां, कि हाँ हाँ या माँ माँ। अब मैं आपको, अब ये माँ जो है ज़िद में है कि उन्हें अली अनवर से मिलना है। अली अनवर, पता चलता है कि यहाँ के जो सीनियर अफसर हैं वो हैं, लेकिन ये भी पता चलता है कि इनको मिलना है अली अनवर के बाप अली अनवर से। बहरहाल अली अनवर आ गए हैं और वो आते हैं और इनका इंटरोगेशन होता है। तो आप देखिए कि ये एकदम निडर, अब तक बिल्कुल जैसे आइकॉन हो गई हैं। और चूँकि ये उपन्यास सीमा के बारे में इस कदर संवेदनशील बन गया, मैं ये टुकड़ा आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ जो सीमा, बॉर्डर को ही लेकर है। अब अली अनवर पहली बार आए हैं ऑफिसर, और वो सामने बैठे हैं और इनसे अम्मा को का इंटरोगेशन चल रहा है, तफ्तीश चल रही है। आपका नाम? अली अनवर पूछ रहे हैं माँ से। लो, तुम्हें ये नहीं बताया गया कि किससे मिलने जा रहे हो? माँ पूछती है। अली अनवर नीचे मेज़ को देखते हैं, फिर ऊपर, मगर कभी माँ के बाएं कभी दाएं। आप यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी इस फौज, माँ हाथ सबकी तरफ घुमाती है जैसे झाड़ू फेरती हो, ने ये भी नहीं बताया। हाथ से अभी भी मिट्टी निकल रही है। अली अनवर बहुत शाइस्तगी से बोलते हैं, ख़वातीन, आपने बहुत गलत किया है। बाहर ख़तरा है, आपको इल्म नहीं। फिर तो शुक्र कि तुम्हारे लोग हमें यहाँ ले आए, माँ मुस्कुराती है। सही कह रही हैं खातून, आप यहाँ महफूज हैं। बाहर पता भी नहीं चलता कि कोई गायब है, तालिबान के हाथों में पड़ गया कि इन्हीं घाटियों में कहीं दफन हो गया। हम चाहते हैं आपको सही सलामत वापस भेज दें। वापस ही आई हूँ, माँ उसकी आंख में आंख डालती हैं। अली अनवर आंखें और नीची कर लेते हैं। मोहतरमा, आप जानती हैं आप बिना वीज़ा के हैं। वीज़ा मेरे लिए क्या?
आज तक नहीं माना, अब इस उम्र पे मानूंगी। माँ कहती हैं जैसे 100 बरस की है, कि 200 की, कि सदियों से सदियों तक। आप जानती हैं ये जुर्म है, आप सरहद पार करके आई हैं। अली अनवर की आवाज़ सूद भरे ऊंची। बेटी एक कदम माँ की तरफ लेती है और 3 कदम पीछे हो जाती है। कौवा जहाँ था वहीं रुक जाता है, गर्दन तिरछी करके कुछ इस अदा से बुत बना है कि एक पंख गौर से सुनने के लिए एक गाल पर रख लिया हो और अपलक सुन रहा हो। क्योंकि माँ छड़ी मिट्टी में टिका के उठने लगी हैं, उठती जाती हैं खड़ी होने को, उसके बाद भी उठती जाती हैं, जैसे छोटी नहीं लंबी होती जाए, खैबर के आसमान से सिर सटाती। और अब वो ऊंची खड़ी हैं और सब आंख ऊपर किए, एक हाथ गाल पर दिए सुन रहे हैं। सरहद, माँ कहती हैं। सरहद, जानते हो सरहद क्या होती है? बॉर्डर। क्या होता है बॉर्डर? वजूद का घेरा होता है, किसी शख्सियत की टेक होता है, कितनी ही बड़ी कितनी ही छोटी। रुमाल की किनारी, मेजपोश का बॉर्डर, मेरी दोहर को समेटती कढ़ाई, आसमान की सरहद, इस बगिया की क्यारी, खेतों की मेड़, इस छत की मुंडेर, तस्वीर का फ्रेम। सरहद तो हर चीज की है। अरे लेकिन सरहद निकालने के लिए नहीं होती, दोनों तरफ को और उजालने के लिए होती है। तुमने मुझे निकाल दिया, मैं निकल जाऊं? नहीं, सरहद बंद नहीं करती, खोलती है, आकार बनाती है, किनारा सजाती है। बॉर्डर पहचान बढ़ाता है, जहाँ 2 तरफ मिलते हैं और दोनों तरफ खिलते हैं। बॉर्डर उनके मिलने को सजाता है। हर अंग की सरहद होती है, इस दिल की भी, उसको घेरे मगर उसको बाहर के अंगों से पुल की तरह जोड़े, ना कि तोड़ने। दिल के भीतर और दिल के बाहर। मनहूसों, दिल के बीच में सरहद खींच दोगे तो उसे बॉर्डर नहीं कहते, चोट कहते हैं। दिल की सरहद में दिल लॉक कर दोगे तो दिल टूट जाएगा। गधों, सरहद कुछ नहीं रोकती, 2 अंगों के बीच का पुल होती है। रात और दिन के बीच, जिंदगी मौत के, पाने खोने के, वो जुड़े हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते। सरहद क्षितिज, जहाँ 2 लोक मिलते हैं, गलबहियां करते हैं। बॉर्डर इश्क है, इश्क जेल नहीं बनाता, हर रोक लांघने के लिए सितारे बिछाता है। बॉर्डर मिलन की रेखा है, इधर और उधर के जोड़ को अगल बगल लाकर खुशनुमा बनाने को। दोनों की मुलक के लिए होता है, दोनों की मुलाकात के लिए होता है। संगम। सरहद भले मानस पार करने की चीज है, बॉर्डर माने कूदो, है ही कि लांघो, लौटो, खेलो, मुस्कुरा के स्वागत करो, वहां मिलो, रचो। यही जानकर इंतजार हुसैन निकल पड़े कि इधर घर है और उधर एक नई सरहद के पार कुछ नया लुत्फ है, क्यों ना आजमाएं। निकल पड़े ढेरों इंतजार कि चलो फिर लौट आएंगे। उन्हें क्या पता था तुम एक अलग कौम हो, कायनात का गला घोंटने में अपने को तोप समझते हो, तबाही की चीख पुकार को जिंदगी के गुलजार होने का आगाज समझते हो। नहीं लौट पाए सारे इंतजार, उनका डिबई छूट गया, वो हर तरफ बेगाने हो गए और बॉर्डर हो गया जुर्म और कत्ल का भूखा कि धूप और हवा की जगह वहां घूमे निर्भय नरभक्षी। छलनी यादों की सिवा क्या हाथ लगा, चाहे इस ओर या उस, और इंतजार साहब रोते रहे कि मैं तो यादों का धुनिया हूं, वहीं रह गया। अहमक न बनो, जो कहती हूं करो, कंटीले बॉर्डर के बीच से हवा की तरह बहो, बिजली हो जाओ अगर बिजली के तार हैं, खेलो अच्छे खेल अच्छे होकर, अच्छे को रोकोगे तो बुरे को हथियाते कब देर लगी है। सरहद लालचियों के हवाले न करो, उनके लिए खून और जुल्म मुफ्त, और धूप आसमान हवा तस्करी। मत मानो बॉर्डर को, बॉर्डर से अपने टुकड़े मत करो। हम ही हैं, हम नहीं मानेंगे तो ये दीवार नहीं रहेगी। माँ ने छड़ी से एक लाइन बना दी थी, उसके आर पार होने लगी, कभी कूदती कभी झूलती, हाथ और पांव फेंक के खेलती, मिट्टी धमकती। उसकी आवाज़ ऊपर जाती नीचे आती, उसकी आंखें कभी सुलगती कभी हंसती, और कभी लाइन पर खड़ी वो गोल गोल घूमने लगती,
छड़ी उठा के सबके सिरों पर धीरे धीरे नचाती कि उन्हें ही दाएं बाएं होना पड़ता। 9 रस छिटकते हैं। सब खड़े हो गए हैं रंग बिरंगे होकर। अली अनवर का मुंह लाल, दढ़ियलों का पीला, खूनियों का हक्का बक्का, नवाज भाई का मोबिल, बेटी का भयभीत, कौवे का गर्वीला। किसी के मुंह से न पीं न चूं। माँ चुप हो जाती है, धीरे धीरे बैठने लगती है, जैसे अपने में गहरी उतरती जाती। बैठने के बाद भी उतरती जाती है, जैसे मिट्टी में दब जाना। जाओ, वो सिर फेर लेती है। मेरा मन उदास है, बहुत लोग मर गए हैं। एक और टुकड़ा पढ़ूंगी जो सब कुछ होने का बाद का है। ये दोनों माँ बेटी जब कैद में थी तो उन पे नज़र रखने के लिए 4 पहरेदार थे जो बिल्कुल बच्चे से थे और कलाशनिकोव लिए। और जैसे जैसे ये बात समझ में आई कि ये माँ बेटी शायद कुछ नहीं करेंगी, शायद वो देख के ही इनको देख कर ही इस तरह के मासूम दिखते बच्चे पहरेदार रखे गए। तो अब उनमें से एक क्रिकेटर हो गया है और उसको लेकर एक छोटा सा सीन है जिसमें वो याद करता है इन माँ बेटी को, उन दिनों को। कुछ अरसे बाद श्रीलंका में एक क्रिकेट मैच के ठीक पहले पाकिस्तानी टीम के एक बल्लेबाज को हिचकियां आने लगीं और हिचकियां रुक के न दें। पानी पिलाया, सांस रुकवाई और सीना ठोंका, पीठ पर मुक्के मारे, पर हिचकियां ऐसी कि ड्रेसिंग रूम कूद कूद जाए। मार दोगे क्या? बल्लेबाज ने आंसुओं से तराबोर लाल हो गए चेहरे से कहा। तो बड़ी संजीदगी से एक गेंदबाज बोला कि उसका पाला पड़ा था एक खातून से जिनकी हिचकियां तभी जाती जब उनकी पीठ पर कस के लात जमाओ। पूरी टीम हंस पड़ी। हिचकियों के बीच और आंसुओं के बीच बल्लेबाज ने कहा, यार किक करने का शौक चल रहा है तो ऐसे ही किक कर लो। दूसरे खिलाड़ियों ने खिल्ली उड़ानी शुरू की कि बच्चे, हम फुटबॉल नहीं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। कहते कि पीठ पर बल्ला जमाना है और छक्का लगाना है तो हम साथ दे देते। मजाक नहीं कर रहा, उस गेंदबाज ने संजीदा होकर कहा। उन्हें मैं अम्मा जी कहता था। खिलाड़ी मजा लेने लगे। और वो तुम्हें बेटा जी? हाँ, मगर उनकी दुख्तर मुझे खूनी कहती थी। क्यों बेटे? साथियों ने ठहाके लगाए। तुम्हें बल्ला उठाए देख लिया? नहीं जी, मुझे कलाशनिकोव उठाए देखा इसलिए। फेंकी? यार ने ऐसी फेंकी। पर क्रिकेटर सीरियस था। उसके हिसाब से वो उसके खानदान पर अजाब के दिन थे। उसके अब्बा हुजूर किसी हादसे में फौत हो गए और बहनों और वालिदा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खालू के कहने पर फौज में उसे ले लिया गया। लंडी कोतल भेज दिया सियासी कैदियों पे पहरा देने। उसने बताया 2 औरतें थी हिंदुस्तान की, एक बूढ़ी और एक डरी। कोई खास जरूरत नहीं थी कि हर वक्त उन पर बंदूक ताने खड़े रहो, पर अमला की मर्जी या कानूनी जरूरत। उसने बताया कि बंदूक हमने एक तरफ खड़ी कर दी और क्रिकेट पर बात कर दी। उसने बताया कि एक बार वो गिर पड़ी और उनके खाविंद उन्हें उठाने उछले तो वो लड़ पड़ी फर्श पर पड़े पड़े, हटो हटो, इमरान का छक्का मिस हो जाएगा। बिना वीजा के पकड़ी गई थी। उनके पाकिस्तानी मेजबान उन्हें घुमाने लाए थे। इस पर टीम के बहुतेरे बोल उठे, क्या यार, इसमें क्या तुर्रम खान वाली बात है? किसी ने बताया कि वो अपने हिंदुस्तानी दोस्त को पिछले हफ्ते ही बिना वीजा मोहनजोदड़ो ले गया। बाकी भी खुल गए। किसने अपने रिश्तेदारों दोस्तों को कहाँ घुमाया बताने लगे। ऑर्केस्ट्रा छिड़ गया हो। वीजा क्या करेगा? हाँ जी, बस गाड़ी उठाई चल दिए। कराची, तक्षशिला, चित्राल, कागां, बिंगोरा, दीर, गिलगिट, मर्दान, इंडस, हजारा। हम तो स्वात और कश्मीर जाने वाले थे, मगर एक शाम पहले इस्लामाबाद से खालू ने फोन किया कि ये गजब न करना, यहाँ हर अथॉरिटी दूसरे को काटती है। तुमने ब्रिगेडियर से बात कर ली है, मगर ISI, बॉर्डर फोर्स, एन शैन, किसी को खबर हो गई तो मेहमान भी जाएंगे, तुम भी। ये ही हुआ। आखिर खैबर था। संजीदा नौजवान बोला। ऑर्केस्ट्रा फिर छिड़ा कि हम हिंदुस्तान गए थे तो हमारे पास 2 जगह का वीजा था, पर हमें वो जगह जगह ले गए। बिजनौर, करनाल, मुरादाबाद, बरिंदावन, गुजरावाला, अंबाला, बनारस, अतरौली, भोपाल, खतौली, मालाबार हिल, पार्क स्ट्रीट, शिमला। शक्ल से कौन पकड़ सकता है? पर खैबर तो खैबर, कुछ ज्यादा शेर हो गई तुम्हारी खवातीन। शेरनी,
जिसको तखल्लुस खूनी मिला था, बोली कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और जिद में आ गई कि बड़े साहब के वालिद मियाँ से पुराने दिन की बात करेंगी तभी हिलेंगी। क्या फितूर उन पर सवार हुआ कि बड़े बड़ों की शामत आ गई। और फिर यकीन हो ना हो, क्रिकेटरों को किस्से में रस आने लगा। उनको ज़बरदस्ती रुखसत कराने का मंसूबा तय हो गया। तब वो चुप हो गया। तब कुछ देर इंतज़ार करके कोई बोला। तब उन्हें हिचकियाँ आने लगी। हिचकी? हाँ, उसे तो हम भूल ही गए। मगर अब कोई हंसा नहीं, किसी अजीब से तनाव में। फिर जो उस खिलाड़ी ने बताया इतना अजीब था कि किसी को सूझी नहीं कि क्या प्रतिक्रिया दें। मजाकिया सी बात लग सकती थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें मजाक नहीं लग पा रहा था। दिलचस्प ये है कि बयान जो था उसमें पूरी तरह से ये था कि खूब हंसी होती उस हिचकी वारदात दौरान। तो ये उस रात क्रिकेटर जो गार्ड रह चुका था बोला कि उनको हिचकियाँ आने लगी और रुकती ही नहीं थी। इतनी कि हम 4 थे, उसने बताया, सोना मुश्किल हो गया। आखिर रहा न गया तो उन्होंने दोनों औरतों के कमरे पे दस्तक दी। सब ठीक है अम्मा जी? जब बड़े अफसरान न होते तो हम उन्हें अम्मा जी कहते। नवाज भाई भी। नवाज भाई कौन? किसी ने पूछा और उसने बताया। अंदर से उनकी बेटी निकली कि माँ को हिचकियों का दौरा पड़ रहा है। गार्डों ने पानी दिया, उससे कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर को बुलाते हैं, नवाज भाई से कहते हैं। इस पर अम्मा जी ने कहा, नहीं अभी नहीं, बस मेरी पीठ पर घूंसा मारो। बेटी ने लगाया और जोर से वो बोली। 1-2 बार में हिचकी थम गई। तो ठीक, क्रिकेटरों ने छाए चुप के बाद पूछा। पता चला सुबह फिर शुरू हो गई। अब सब गार्ड और नवाज भाई उन्हें सुझाने लगे कि क्या करो। पानी पियो, मगर एकदम बूंद बूंद गले में उतारो। एक हाथ से नाक दबाओ, दूसरे से पानी पियो। गिलास के उल्टे किनारे यानी होंठ की तरफ वाले से नहीं, उसकी परली साइड से पानी पियो। सांस रोके रखिए, 100 गिनिए, फिर छोड़िए। डॉक्टर लाता हूँ, अफसर से कहता हूँ। चली रही थी कि उन्होंने फिर हिदायत दी कि पीठ पर मारो और जोर से, और फिर ठीक हो गई। किस्सा पूरा? किस्सा सुनने वालों में कोई बोला। नहीं, किस्सा गो ने कहा। किस्सा अब शुरू। कि हिचकी फिर आई तो अम्मा जी ने एक गद्दा बाहर निकलवाया और बिछवाया। उसके आगे खड़ी हो गई, पीछे पड़ गई अपनी बेटी के कि वो दम लगाती आए और घूंसा नहीं लात जमाए, कसकर उनकी पीठ पर, पेट पर, बगल में, जो साइड सामने करे। बेटी मान गई? सुनने वाले हैरान। हरगिज नहीं, कोई बेटी कैसे मानेगी। तब तब वो मुझसे बोली कि तुम तो खिलाड़ी रह चुके हो, चलो अपना हुनर दिखाओ। तब तब उनकी बेटी मान गई। हाँ, सबको समझ आई, मारना है तो हम मारेंगे, बाहरी क्यों। मगर फिर हमने भी मारी। हैं? क्रिकेटर्स के जबड़े झूल गए। अगले दिनों में ये तो खेल हो गया जो हम सब बड़े शौक से खेलते। और एक कौवा जिसे वो अपनी प्लेट से रोटी देती, वो दीवार पे बैठकर खूब गदर मचाता है, जैसे काँव काँव करके तालियां पीटता हो। उन्हें हिचकी आती, हम भाग के गद्दा लगाते, दौड़ते आते और दन्न से लात उनके बदन पे। कौवा नीचे फुदक आता और हम सब के बीच उछल उछल काँव काँव। दिन पर दिन हमारी लात और वजनदार। अम्मा जी टेढ़ी मेढ़ी गद्दे पर गिरती और कुछ राउंड प्रैक्टिस के बाद हिचकी बंद हो जाती। न रुकी हो तो कुछ देर गद्दे पर हाँफती पड़ी रहती, फिर उठ के हुक्म चलाती, लगाओ। कौवा भी उकसाता। सबसे अच्छी लात मेरी ही थी और वो मुझसे ही कहने लगी। दौड़ता आता और ऐसे हवा में उछल के किक जमाता। एक बूढ़ी के संग तुम्हारा ये रवैया? बस उसने मजबूर आंखें उठाई। कुछ ऐसा उनका जोर, उनका इसरार, उनका प्यार कि जो वो कहती हम करने लगे। बिलफेल मेरे मारने पर वो लदड़ फदड़ गिरती और फिर उचक आती। उसने दम लगाकर हवा में लहरा के किक जो घुमाई कि बाकी खिलाड़ियों के हाथ पर बस किसी अदृश्य औरत को बचाने लग गए। कमाल करते हो यार, लग जाती। हम सब ने यही कहा, इसलिए सुझाया कि गद्दा आपके सामने बिछाते हैं, अब मारेंगे तो उस पर गिरेंगी, चोट नहीं लगेगी। हाँ, सो तो फिर भी ठीक, मगर उनका तो कुछ और ही इरादा। ऐसी फुर्ती से उन्होंने गद्दा वापस पीछे किया कि मानो हम में सबसे जवान वो हों, और ऐसे लताड़ा हमें कि फिर हम में से किसी की उनको कोई मशवरा देने की ताकत न बची। चिल्लाई, वो चिल्लाया, मुंह के बल गिराना चाहते हो? आगे को नहीं गिरूंगी, मैं पीछे गिरूंगी, ऊपर आसमान को देखती, मिट्टी पर लेटी। आगे से आए या पीछे से या कहीं से गोली। यू मीन किक या हिचकी? नहीं, गोली। उनका मतलब गोली ही था। बताने वाला संजीदा रंजीदा हो चुका था। बोली, ये खैबर है, 2 पागल मुल्कों का मुजस्समा, यहाँ कुछ भी चल सकती है।
गोली की लात कुछ हमारे बस में नहीं, पर आराम से गिरना तो है। मेरी उम्र पे अपने बिस्तर में मुझे शान से लेट जाना है, टूटे फूटे खिलौने के पंजर नहीं होना। फिर किसी ने पूछा, थूक निकलते। फिर हम लात लगाते रहे और अम्मा जी ऐसी चुस्त उछाल मार के अपनी छड़ी हवा में खट 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 बंद करते हुए गद्दे पर लेट जाती, आसमान की तरफ हंसते हुए कि हम हंसने लगते थे। बना रहे हो, किसी ने हिम्मत जुटाई। वो ऐसे ही बेयकीन लम्हात थे। हिचकी, जिस क्रिकेटर को हिचकियां आ रही थी उसने पूछा। इस पर न उसका न किसी और का ध्यान गया कि उसकी हिचकियां बंद हो गई थी। हिचकी थी ही नहीं। अम्मा ये कैसा मजाक है, हंसी नहीं आ रही। हंसी नहीं थी। नवाज भाई तो ज़ारों कतार रो रहे थे। बोले हिचकियां थी ही नहीं। वो इसीलिए हिचकियां लेने लगी कि प्रैक्टिस करें सही गिरने की। गोली लगने पर थोड़ा गुस्सा पूछने वाले के गले में था, जैसे होता है जब आप एक तरह समझ रहे हैं और आपकी समझ कालीन की तरह आपके नीचे से खिंच जाए, आपको मुंह के बल गिरा दे। हाँ, गोली लगी। कोई फुसफुसाया। जिसको हिचकियां आई थी उसकी अजीब सी आवाज़ आई। हंसो मत, उसने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी सदी में किसी और को लगी गोली उस सदी में नहीं रह जाती। गोली बाद वालों को लगती रहती है और वो ढेर होते रहते हैं। अब तक कुछ कांप भी गया उसका स्वर। स्टॉप इट, कप्तान ने डांट लगाई। ये क्या मूड आप लोग पाल रहे हैं मैच के पहले। उस मैच में हिचकी वाले ने 105 नॉट आउट पर अपना रिकॉर्ड कायम किया। 99 रन के बाद जब उसने पैविलियन से पार जाता छक्का मारा तो वो उछलकर शानदार कलाबाजी मारता पिच पर गिरा, पर ऐसे कि गिरा नहीं, बस लेट गया है, आसमान को उल्फत से देखता, उसकी तरफ अपना बल्ला दोस्ती में बढ़ाए। अब मैं बस आपको आखिरी एक टुकड़ा सुना दूँ और फिर आज के लिए बस इतना ही। इसमें नवाज भाई की मदद से और बेटे अली अनवर की सहमति से आखिर माँ अपने किसी ज़माने के छूटे हुए पति, बंटवारे के पहले के पति, जो फिर तो दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी हुई और दोनों नहीं मिले, उनसे मिलती हैं। उनको फालिज हो गया तो बिस्तर में है, लकवाग्रस्त, और माँ वहाँ जाके उनसे मिलती हैं। वो उसके बहुत से और विवरण हैं, पर मैं बस ये बताऊंगी जब वो पहुँच गई हैं। अब माँ बैठी हैं बगल में और अनवर लेटे हुए हैं। और माँ अपना नाम, हिंदुस्तान में उनका नाम चंद्र प्रभा देवी पासपोर्ट में लिखा है, वो यहाँ बताती हैं नाम चंदा। अनवर, चंदा, माँ बोली। अनवर लेटे हुए थे बिना हिले डुले। उनकी बगल में एक मध्यम लौ का सुराखों वाला लैंप जल रहा था। उनकी आंखें बंद थीं। माँ उनके चेहरे को देख रही थी। फिर माँ ने भी आंखें बंद कर लीं। माँ चुप रही। कितनी देर ये परिंदों को नहीं पता चला। 2 परिंदे, एक वही कौवा, वो भी साथ साथ आ गया था इनके छिपकर, और एक तीतर, वो इस सीन को देख रहे हैं। माँ चुप रही। कितनी देर ये परिंदों को नहीं पता चला। अगर उनका कहा सही है तो सदियों बाद मिल रही थी तो क्या बोला जाता, ये उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया। इसलिए माँ चुपचाप रही, आंखें बंद। फिर वो गाने लगी, धीमी आवाज़ जो कभी तेज़ हो जाती, कभी टूट जाती, कभी बेसुरी, जैसे बड़े दिनों से रियाज बंद हो। रुक कर वो हंसने लगी, थोड़ा शर्माते हुए, फिर गाने लगी। अब के गाती रहीं, बिना रुके, बिना हंसे। काहे करत हो मान, काहे पे इतना गुमान, बीच में पल भर आँख खोल के। फिर मोरे प्रभु दीन दयाल, अरज करत इब्राहिम मेरे मौला। थक गई शायद, या सोचने लगी, आंखें बंद, माथे पर लकीरें गहराती। अब के धीरे से आंखें खोली और अनवर की बंद आंखों से आंख मिलाने उनके चेहरे पे झुकी। राग पूरिया धनाश्री, धीमे से कहा, अपने से कि अनवर से कि दोनों से। लैंप की मध्यम लाल छटा में माँ के गाल लाली लील या बुढ़ाई सांस की नली पर असहज जोर डालने से खून दौड़ गया और फिर छिड़ गई।
जा रे कागा जा रे, मैं भेजूंगी संदेशवा, जब से पिया परदेस गए सुख की नींद न आए। अरे वो बोली नहीं पर दिखी अरे, क्योंकि गाते गाते उन्हें अपनी मूर्ति दिखी अनवर के सिर के पीछे बेड साइड टेबल पर। इस मूर्ति की भी पूरी कहानी है लेकिन यहाँ नहीं बता सकती। फिर बोल पड़ी, अरे उसी भाव में कौवे की भी कांव निकल गई। अब तक वो और तीतर एक दूसरे के प्रति बेपरवाह हो गए थे। इस अनुमान से कि दोनों कीड़ों मकोड़ों के प्रति बेपरवाह हैं, एक अभिसारिका को अंधेरों में निकल के अपने पुराने प्रेमी से मिलने आए देखने में ज्यादा तल्लीन। अली अनवर पास बरामदे में आराम कुर्सी पर ऊँघ रहे हैं, उनको सिरे से भूलकर। पक्की गायकी, वो भी अति धीमी और बेसुरी, पक्षियों को क्यों लुभाती, पर अपना नाम सुनना किसे नहीं लुभाता। कागा, कौवे की कांव निकल गई। उसने कुछ गर्वीली नजर तीतर पे डाली और उदार भाव मन में खिला। दोस्ती का पंख बढ़ाना चाहा। हम दो परिंदे, हमारी तुम्हारी भाषा भी एक है, बस तलफ़ुज़ थोड़ा अलग है, और हम दोनों उसे दूसरे नाम से पुकारते हैं। उसने गपशप की, जैसे इन मुलाकातियों के हिंदुस्तानी पाकिस्तानी। तीतर ने भी दोस्तानी हंसी हंसी। कौवे ने खबरदार किया, प्रेमियों के मिलन में हम रोड़ा न बने। बेशक, तीतर ने कहा, और दोनों पंख में पंख डाल अच्छे बच्चों की तरह चुप हो गए कि जिनकी कहानी है उन्हें कहने दो। हाँ, खतरे का एहसास दोनों को हो गया था, मगर प्रेम पर बात आ गई तो क्या गोली क्या कयामत, कुछ भी उसका रोमांस फीका नहीं कर सकता। मूर्ति देखकर माँ ने अपने चेहरे से सटे लेटे अनवर के कान में कहा, इस पत्थर में दिल और मेरे घूमड़ भाई में। पंछी क्लासिकल मौसीकी से अविज्ञ, मगर प्यार की भनक उनके तेज कानों में फौरन पड़ गई। मेरे पत्थर दिल और मेरे घूमड़ भाई मुझे न संभालते तो मैं तुमसे आज मिलने को बची ना होती। घूमड़ भाई उन लड़कों में से एक था जो दूसरी कौम के थे और उन्होंने इन लड़कियों को पकड़ लिया था वहशियों से बचाने और रेगिस्तान में छोड़ दिया था। मेरे पत्थर दिल और मेरे घूमड़ भाई मुझे न संभालते तो मैं तुमसे आज मिलने को बची ना होती। फिर वो ज़रा मुस्कुराई और हाथ हिला के सिर मटका के जैसे प्रेम लीला की अदा हो गुनगुनाने लगी। फिर वही, जा रे कागा जा रे, मैं भेजूंगी संदेशवा, जब से पिया परदेस गए सुख की नींद न आए। कागा झूम ही उठा, जबकि उसे सा और रे का कोई शऊर न था। मैं सो गई अनवर, मैं सोती रही, खांसती रही, टीवी खांसती रही, सोती रही। घूमड़ भाई बचा के खो गया, पत्थर दिल जिला के साथ रहा, तुम्हारी तरह मेरे होश बेहोश में। जब जागी तो पता चला दिशाओं ने अपना ठौर बदल लिया है। वो फिर राग गाने लगी, बड़े गुलाम अली खान। याद आया, हंसी, हवेली मियाँ खान, मोची गेट की बैठकें। गाने से उसके सुर ताल ठीक न हुए हों पर गला कुछ खुल गया। वो गाती रुकती झुकती याद दिलाती। अनवर चुप रहते। तकिया मिरासियाँ तो याद होगा नहीं? अनवर को चुप देखकर वो और वाचाल हुई। वो गाने थे, याद करो, हर हफ्ते हम जाते थे आसिफ आसिफ जाह और नूरजहां की मज़ार पे रावी पार, फिर बाग में निकल लेते, किसी कोने में हम तुम धूप जमाते। मेरी चूड़ियाँ सब टूट जाती। अनवर, वो झुकी, लजाई, मुस्कुराई। अनवर के गाल पर हाथ रखा, उनका सिर उसकी तरफ लुढ़क सा गया। हिलने से पलकें अध खुली सी हो गईं। माँ ने हाथ हटा लिया, ऐसे झुकी कि कमर एकदम चपटा दी और टेढ़ी घुमा दी जैसे चिड़िया गर्दन घुमाती है। गर्दन भी वैसे ही घुमा दी। वो अनवर की आंखों में झांकने में लगी थी। अनवर, तुम। उसकी मुड़ी तुड़ी मुद्रा में उसके शब्द साफ नहीं थे। पक्षियों ने भी गर्दनें टेढ़ी की, मगर कागा तीतर की किसे पड़ी थी। माँ कह रही थी, अनवर तुम नहीं आए। कैसे आते? मैं भी कैसे आती? फिर भी मैं डॉक्टर साहब के साथ अपनों को ढूंढने रेफ्यूजी कैंप जाती तो कल्प बनाती कि तुम छिपते छिपाते मुझे ढूंढने आए होगे। मैं सोचती मैं तुम हूँ, तंबुओं को देख रही हूँ। इनमें से किसमें है मेरी चंदा? तंबुओं का शहर, चींटियों की तरह भरे शरणार्थी, हर रोज हजारों। और तुम लौट गए होगे कि इस भीड़ में नहीं मिलेगी चंदा। मुझे कहाँ शुरू करूँ? मुझे लगता मैं एक तंबू पे अपनी चुन्नी फहरा दूँ और उसी में अपने को चुनवा दूँ तुम्हारे आने तक। पर हमारे साथ की तो चुन्नी भी नहीं थी, बस ये मूर्ति थी, ठीक जैसी हमने साथ म्यूजियम में देखी थी।
जिसके बाद मुर्ग छोले खाए थे और पेट खराब किया था। याद है? याद करो। किसी पल माँ का सर धीमे से अनवर के सीने से लग गया। वो हंसने लग पड़ी। वैसे तुम कैसे आ सकते थे मुझे ढूंढने? कहाँ आते? हंसते हंसते उंगली अनवर के चेहरे पर घुमाने लगी, जैसे पेंसिल हो जिससे वो चित्र बनाती है। गाल में गड्ढा दबा दिया और होठों को आकार देकर एक तरफ जो जरा दबाया कि होठ सच में ढलक से आए और मुस्कान का आभास देने लगे। कोई नहीं बचा, कहाँ लौटती मैं? माँ ने बच्चों की तरह उंगली लगभग आंख में गड़ाकर अनवर की पलकों को खोलने का उपक्रम किया। वो लौटने के दिन नहीं थे। हम जहाँ थे वहाँ के हो गए। वो हंसी। वो हंसती भी जाती, गाती भी जाती, चेहरे को स्केच करती जाती, बोलती भी जाती और चुप भी हो जाती। कितनी देर चुप, कितनी बोलती, इसको गिनने कोई वहाँ नहीं बैठा था। क्या क्या उसने अनवर को याद दिलाया उन दिनों के बारे में जो अलग थे, सादे थे, और उन दिनों के बारे में जो बदल थे और सादे और अलग से विलग। और कौन दोस्त हुए, कौन दुश्मन हो गए, कौन खो गए, ये सारा लेखा जोखा कोई नहीं उतार रहा था। तमाम और बातों की तरह चंदा और अनवर की मिलन की रात कहीं दर्ज नहीं हुई, न सरकारी न निजी किसी दस्तावेज में। पर वो रात चुपचाप पड़े खैबर में हीरे जड़े आसमान के तले थी उन दोनों की ही रात। माँ बैठ जाती, फिर झुकाती। देर तक कोई पुराना खरखराता गला कोई राग छेड़ता रहा और दो जन अगल बगल रहे, एक बैठी एक लेटा, बिल्कुल पुराने ज़मानों में, हर हद सरहद के पार एक मोहब्बत में। इसीलिए जब माँ को हंसने का दौरा पड़ा कि यार उन्होंने तुमको मुझको दो मुल्क बना दिया, तो अनवर भी मुस्कुराए। अली अनवर बाहर बरामदे में बैठे कुछ उन्हीं चिड़ियों जैसे हो गए थे जो एक आंख से सोती हैं, दूसरे से जागी रहती हैं कि कहीं कोई बाज, कोई हवा, कोई गोली, कोई गोला। छज्जे पर दो मुल्कों के बाशिंदे, दोनों पंछी दोस्ती में उनको देख के सतर्क हो लेते हैं। आखिर आदमी दुशाले में गायब, गुलेल गुलेल भीतर लुकाए बैठा हो, कौन कह सकता है? फिर हम में से एक बाहरी और दूसरे का गोश्त स्वादिष्ट, तो वजह तो दोनों के पास थी डरने की। सजग रहने में भलाई सबको भली लगी। तो सब अपनी अपनी फेर में, मगर वे दो ऐसी अपनी फेर में कि किसी से कोई मुकाबला नहीं। दो सादे दिलों का कभी कोई मुकाबला नहीं। सादापन सा क्षण भंगुर कोई एहसास नहीं। इसीलिए वही सदियों को जोड़ पाता है, वही दूरी को पाट देता है, वही खाई को लांघ जाता है। अब सब ठीक है, माँ बोली। हम बच गए, तुम ठीक रहे, जीवन सद गया। माँ अनवर का हाथ हिलाती हुई, अनवर के होंठ छूती हुई, अनवर की पीछे को पलटी बिन पुतलियों सी आंखें माँ को देखती हुई, उनके हल्के फैले होंठ माँ पर मुस्कान सी डालते, दो तपताए चित्त कि परिपूर्ण जीवन जी लिया और मिल गए। ये ही वो रात थी जिसके भीनेपन ने सूरज में उसके साथ दो पल बैठने की इच्छा सुलगाई। वो हौले से उसके पास आ तो गया, पर रात ने कलाई छुड़ाई कि देर हो गई। उनकी इसी रुमानी कश्मकश ने अली अनवर को उठा बिठाया। कुछ संभली खटपट करते उन्होंने अपने वालिद साहब के कमरे का दरवाज़ा खोला। उनके वालिद का हाथ माँ के हाथ में था। तुम नहीं आए, माँ ने कहा, तुम्हें माफ़ किया। मैं नहीं आई, तुम मुझे माफ़ कर दो। वो खड़ी हुई और अनवर का हाथ धीरे से उन्होंने अनवर के सीने पर रख दिया। जो टुकड़ा अली अनवर ने देखा वो इसी हाथ का सीन था। हाथ पुराने मगर पहले मगर नए प्यार ने गरमा दिया था। हाथ पुराने मगर पहले मगर नए प्यार ने गरमा दिया था, और वो आराम से सीने पर था, जहाँ वो कुछ बरसों से स्ट्रोक के बाद ठंडा अकेला पड़ा रहता। सीने में दिल था जो धड़क रहा था, और उसकी हरारत ने हाथ को उठाया जिससे वो सीधा खड़ा हो गया, अलविदा की मुद्रा में। अनवर का हाथ उठा था और उनके होठों से हल्के से आया, माफ़ी। उनके बेटे अली अनवर ने सुना, माफ़ी। ये रात कहीं दर्ज नहीं। 2 मिनट का एक बिल्कुल छोटा सा इसी से जुड़ा आखिरी टुकड़ा। उस रात नवाज भाई साया बने आए थे। माँ साई बनी पहले ही बाहर सहन में थी। दोनों साए बेआवाज़ दरवाज़ा वापस उड़का के सड़क पर निकल आए। गार्ड, बेटी, कोई नहीं जगा। पर इन दो को नहीं मालूम कि कौवा सायों का साया बना साथ हो लिया था
और 2 नहीं 3 जन खैबर के कोहरे में बड़े साहब के बंगले की तरफ निकले। कौवे को नहीं मालूम क्यों उसकी सांस गले को आई और वहीं थम गई, और आगे जो दृश्य खुलता गया उस दौरान वो रूई का फाया बन के गला भर गई। सामने लैंप का मध्यम दीप हल्के से लरस जाता, जैसे खैबर की हवा से, और रोमांटिक सी धुंध पास के चेहरों पर लरस जाती। एक प्रेमिका और एक प्रेमी, एक पत्नी और एक पति। कोई गजब का दृश्य आप दोनों के सामने तहें खोले तो आप अजनबी होकर अजीज हो जाते हैं। आपके बीच शक डर के बिंब ऐसे मिटते हैं जैसे चित चोर कृष्ण ने स्वयं बुहार बाहर किए हों, और नई नई प्रीत में आप नज़दीक खिसक आते हैं और दोस्ती से सट जाते हैं, भले ही एक हो कौवा दूसरा तीतर। प्रेम राग की तानें ऐसी ही होती हैं, हवा को शुद्ध करती जाती हैं और जो आसपास है उसे। तभी कहा गया है कि अच्छे दृश्य रचो और कला संगीत वातावरण में फैलाओ तो कितने वैमनस्य भुरभुराए चूने की माफिक झड़ जाएंगे, प्रीतिकर भावों की फुहारें बहेंगी। प्रेमी की आंखें नम हुई, प्रेमिका ने मिलन गीत गाए। उनकी कहानी नरमी से उन पर लैंप की नर्म लाली बन के फैली एक नर्म सुंदर तान उठाती। अनवर और चंदा के प्रेम का नर्म सरंजाम जो बिल्कुल दुख नहीं करता, जैसा कि कोई अमर प्रेम कथा नहीं करती। अद्वितीय दृश्य था। दोनों की आंखें नीम बंद और गाने के बोल सदियों पहले की निरी हदों को तोड़ते आते। कुछ बहुत बहुमूल्य था जो धीरे धीरे उन दोनों में फिर लौट रहा था। जो कुछ हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था, और जो कुछ हुआ था जो उन बुरे वक्तों के बावजूद अच्छा हुआ था, उसकी भीनी दर्दीली झंकार उन्हें घेरती गई। आंखें हल्की सी खुली, स्मित हल्के से लौटी, हाथ हल्के से उठे। माफ़ी, हमने नहीं किया, पर जो होता है हमसे होता है, माफ़ी। एक शब्द में सामूहिक इतिहास और एक निजी एहसास सब समाया। यही तो था, यही है, यही तो प्यारे किस्सों का पागल बवंडर में ढह जाना, और खैबर में गहराता धुंध और जाड़ा और उसकी नुकीली पहाड़ियों का तीखा दर्द, निरंतरता, ये आस, ये प्यास, उनका चुकना। पक्षियों की आत्मा भीग गई, तीतर ने रोना सीखा। जो दोस्ती जन्मी वो दोस्ती की मिसाल बन सकती थी। दोनों ने साथ देखा था कि कैसे अली अनवर हड़बड़ा के घुसे और माँ को जल्दी निकलने को बोले, और कैसे वो उठी निकली कि गोली चली, और कैसे शान से वो उड़ती नीचे गई। दोनों दिल से इंस्पायर हुए कि ऐसी ही मौत हमें चाहिए, गोली जिधर से भी आए। चंदा अनवर की प्रेम कहानी से विभोर ये मित्र जोड़ा आकाश में उड़ाने लगाते हुए उन्हीं की बातें करता रहता। कौवे को तो बहुत पता था जो इंसानों को भी नहीं, और उसने सब अपने यार को बताया। तब भी ऐसा होता था, अरे, तीतर हंस के कहता और वाक्य के अंत तक आकर रो देता। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि तय हुआ एक बार वो भी जाएगा सीमा पार, उधर पहुंचे और छूटे लोगों को देखने। और देखना, कौवे ने उसे प्रोत्साहित किया कि देखना उन सारों को जो आधे इधर आधे उधर हो जाते हैं, जिनकी सरहद भाप बनकर उड़ जाती है जब दोनों तरफ एक आसमान दिख जाता है। पर यहाँ मात खा गई दोस्ती। गरुड़ तोते को न बचा पाया और कौवा तीतर को। उतना लंबा और ऊंचा उड़ने का वो आदी न था, और उम्र भी 6 के आसपास पहुंच गई थी। तो समझिए कि जो दरार सीमा की चांद से दिखती है उसे पार किया ही था कि कुछ फटा, जैसे बंदूक या दिल, और परिंदा गिरा। कौवे ने उसे राह में ही रोक लिया, और जैसा उनका करार था कि जो मरेगा उसे दूसरा जलील तरह से मुंह के बल न गिरने देगा, कौवे ने उसे सीधा रखा और चोंच में पकड़े हुए उसे उसकी प्रिय पहाड़ी पर फिर लाया, और वहां नीचे जहां उसके लिए आला सा दिख रहा था उस पर प्यार से उतार लिटाया। जिधर से भी गोली आई हो, तीतर और माँ शान से लेट गए। बहुत बहुत धन्यवाद।